ऐसे इतनी को बहुत ज़्यादा सुकून भी नहीं है, ऊपर भी इतना भी बुरे हालात नहीं है इसमें। असल में वो वही बात है ना, और ऑडिट वाले तो ज़रा फैल ज़रा ज़्यादा गए होते हैं। अदरवाइज़ ये है कि वो इतने भी बुरे हालात नहीं है। आप लोगों ने जो है ना आदतें ख़राब हो गई हैं आपकी जी। ऑडिट की नहीं वैसे तो उसमें अगर पेस्ट कर दें तो हर्ष तो कोई नहीं। 230 भी नहीं है, पूरा फोल्डर पेस्ट कर दें, मैं देख लूँगा उसमें सर। ये कौन सा है, माइक का है? जनाब तैयार, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, ठीक है। आप बाकी सारी चीज़ें पेस्ट कर दें, वो फिर मैं ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर लूँगा। आज का हमारा टारगेट बहुत ही खूबसूरत। हमने आज के टारगेट में से एक चैप्टर उठा के पीछे फड़काफड़ को दिया, तो आज हमारे पास सिर्फ चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 बोले तो 3 स्टैंडर्ड है। ISA 500 यानी कि ऑडिट एविडेंस, ISA 230 यानी कि ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन, ISA 530 यानी कि सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो थोड़ा लॉजिकल सा भी है, और उसमें पेपर में लॉजिक और थ्योरी मिक्स टाइप के सवाल भी आते हैं। तो हम सैम्पलिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक से पहले ये 2 छोटे वाले स्टैंडर्ड देख लेंगे, और फिर ब्रेक के बाद जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो शायद आज ब्रेक अच्छे टाइम पे हो जाए, मतलब ताकि हम अगले ब्रेक के बाद हम ज़्यादा टाइम निकाल सकें। और अगर हम इस वाले ब्रेक से पहले वाले सेशन में 5:30 कर लें तो फिर आप शायद अगले सेशन के काबिल ना रहें। शायद आप कहें सर बस बहुत ज़्यादा पढ़ लिया सर, पता नहीं आपने क्या पढ़ा दिया। तो खैर शुरू करते हैं बगैर बाकी डिले किए। ISA 500 ऑडिट एविडेंस। एक बात बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट किसे कहते हैं, क्वांटिटी को, और एप्रोप्रिएट किसे कहते हैं, क्वालिटी को। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लूँगा। सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। तो ऑडिट एविडेंस तादाद में भी सफिशिएंट होना चाहिए और क्वालिटी में भी, यानी कि सफिशिएंट का ताल्लुक है क्वांटिटी से और इसका ताल्लुक है क्वालिटी से। मैं फर्ज करें ये एविडेंस लेना चाह रहा हूं, वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऊपर के कमरे में रखे हुए बेंच कंफर्टेबल हैं या नहीं, या ऊपर के कमरे में रखे हुए जो बेंच हैं क्या वो पढ़ने के लिए मौजू हैं या नहीं। अब अगर मैं मतलब कल परसों ऊपर रूम में 90 के करीब बच्चे थे, मैं उन 90 बच्चों में से 2 बच्चों से पूछूं कि हाँ भाई ये बेंच पढ़ने के लिए अच्छे हैं, और खुदा ना खास्ता वो बहुत ही अच्छे लाइक बच्चे हुए और वो पढ़ने का बहुत शौक़ रखते हुए, तो हो सकता है वो कहते हैं कि सर ये तो बड़े मौजू हैं। तो मैं आपसे कहूँगा जी मैंने सैंपल पे कुछ बच्चों से पूछा और बच्चे कह रहे थे कि बेंच पढ़ने के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं। तो आप पूछेंगे सर कितने बच्चों से पूछा, मैं कहूँगा 2 बच्चों से। आप कहेंगे सर आपको थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए, 90 बच्चे बैठे हुए हैं, आप 2 बच्चों से पूछ के ओपिनियन बिल्ड कर लिया आपने। आपका सैंपल सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटी। सैंपल सफिशिएंट होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, इतना हो कि उसकी बेस पे अच्छे एविडेंस तक पहुँच सकें, अच्छे नतीजे तक पहुँच सकें। फिर क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। मैं पूछ लूँ, वहाँ बेंच रखे हुए हैं, मैं पूछूँ 50 बच्चों से कि ये बेंच पढ़ने के लिए मौजू हैं या नहीं, और वो बच्चे कहें मौजू नहीं है, तो क्वांटिटी तो ज़्यादा हो गई, लेकिन जिन बच्चों से पूछा वो ऑडिट के बच्चे हैं। ये ऑडिट के बच्चे इतने फूल गए होते हैं, इतने ज़्यादा तगड़े हो चुके होते हैं, इतने हट्टे कट्टे हो गए होते हैं कि ये जो है ना, ये फिर सादा कुर्सियों में पूरे नहीं आते। सादा बेंच जो है ना वो इनको परेशान करते हैं। और वो जो FSC की बात के नन्हे मुन्ने से मासूम से बच्चे होते हैं, शायद उनसे पूछता तो जवाब थोड़ा डिफरेंट होता, और जब ये इन जिनों से पूछा तो जो है ये सारे के सारे जो है वो इतने
ज़्यादा तगड़े थे कि इनको लगा कि नहीं वो बेंच जो है ना वो हमारे लिए गैर मौजू हैं। इसका मतलब है कि मेरा सैंपल सफिशेंट था लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं था। शायद मैंने रेलेवेंट लोगों से नहीं पूछा या शायद मैंने रिलायबल लोगों से नहीं पूछा। एक बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा और मैं उससे जाके पूछूं कि रूम 5 में जो बेंच है वो पढ़ने के लिए मौजू है, वो उसने कहा नहीं सर वो मौजू नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। वो जब उस कमरे में जा ही नहीं रहा, उसे यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसने तो नहीं बताना। या मैं किसी ऑफिस बॉय से पूछूं ये बेंच कैसे लग रहे हैं, उसने कहा सर बहुत मौजू लग रहे हैं, इसको तो देखते ही पढ़ने का दिल कर रहा है, तो वो रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो अप्रोप्रिएट है ना, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट, और दूसरी चीज़ है रिलायबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट एविडेंस ISA 500। हम थोड़ी सी डायग्राम पे बात करेंगे, छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने ऑडिट एविडेंस लेना है तो आपके पास वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, क्वांटिटी में भी अच्छा हो, क्वालिटी में भी अच्छा हो। क्वालिटी कब अच्छी होती है? जब रेलेवेंट हो और रिलायबल हो। कम बच्चों से पूछा, गलत था। लाइब्रेरी में बैठे बच्चों से पूछा, गलत था। ऑडिट के बच्चों से पूछा, रिलायबल नहीं है ना ये। अब ये कब रिलायबल होता है? देखिए इन्हीं बच्चों से 2 साल पहले पूछा जाता तो शायद ये कहते हैं कि हाँ सही है, कंफर्टेबल है। इन्हीं बच्चों से आज पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप एक कंपनी में जाएं और आप एक एविडेंस लें उस बंदे से जो मासूम है, जो भोला भाला है, जिसने भी फ्रॉड नहीं किया, वो जो एविडेंस देगा वो उस वक्त रिलायबल है। लेकिन 2 साल बाद उसी बंदे से एविडेंस लेगा, वो भोला भाला नहीं है, अब वो चालाक है, अब वो फ्रॉडी है, अब वो बेईमान है, अब उससे पूछेंगे तो जो एविडेंस देगा वो आपको अच्छा एविडेंस। इसका मतलब रिलायबिलिटी बड़ी जजमेंटल सी चीज़ है। एक ही शख्स एक वक्त में रिलायबल एविडेंस दे सकता और एक शख्स एक वक्त में रिलायबल एविडेंस नहीं दे सकता। मैं ये भाई से पूछूं कि हाँ भाई ऑडिट कैसा चल रहा है, अब ये भाई को ऑडिट से शदीद नफरत हो, उलझन होती हो, ऑडिट को देखते दिल करता हो किताब उठा के दीवार पे फेंक दें। ये भाई को ऑडिट से शदीद मोहब्बत हो, ठीक है। अब मैं ये भाई से पूछूं हाँ भाई ऑडिट कैसा लगता है, ये कहें सर फूलों जैसा है, ऐसा लगता है एक बाग में फिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक जो है ना बादे सबा है और जो है वो ठंडी हवाएं हर तरफ हैं और जो है वो सुबह फजर का वक्त है और रूहानी सी फील होती है, तो ये भी रिलायबल नहीं है। बच्चा बाइस्ड ज़्यादा है, उसको सब्जेक्ट बहुत पसंद है, और वो बच्चा जिसको सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद वो भी बाइस्ड है। तो यहाँ ऑडिटर की जजमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है इस पॉइंट पे। क्यों? क्वांटिटी बढ़ाना कम करना ऑडिटर के इख्तियार में है, सही एविडेंस तक पहुँचना, सही बंदे से सही मालूमात पूछना भी ऑडिटर के इख्तियार में है। लेकिन सामने वाला बंदा इन्फॉर्मेशन रिलायबल दे रहा है, ये इख्तियार में नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करें और ध्यान करें व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस एंड सराउंडिंग थिंग्स जिसके अंदर आपने एविडेंस लिया। तो अगर एक बंदा नाराज़ बैठा है तो वो एविडेंस और तरह का देगा, खुश बैठा है एविडेंस और तरह का देगा, फ्रॉड में इन्वॉल्व है एविडेंस और तरह का देगा, फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है एविडेंस और तरह का देगा। ये बात समझ आई? अब रिलायबिलिटी जब हमने कह दिया कि जजमेंट है, तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर ये स्टैंडर्ड हमारे साथ कर क्या रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं बता रहा, कह रहा तुम्हारी जजमेंट है। स्टैंडर्ड ने काम करता हूँ मैं आपको थोड़ी सी निशानियाँ दे देता हूँ। स्टैंडर्ड ने हमें दे दी 5 जनरलाइजेशंस, 5 जनरलाइजेशंस। यानी वैसे तो उन्होंने कहा रिलायबिलिटी आपने सिचुएशन की हसासियत को देख के अंदाज़ा लगाना है, लेकिन 5 जनरलाइजेशन बता दी उन्होंने। कहा 5 जगह हम आपको मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कि कौन सा एविडेंस से ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा अगर एक एविडेंस रिटन हो और एक ओरल हो तो रिटन वाला ज़्यादा मजबूत है। अगर एक सेल्फ ऑब्टेन्ड एविडेंस हो और एक प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट हो तो सेल्फ ऑब्टेन्ड ज़्यादा रिलायबल है। अगर एक ओरिजिनल है और एक फ़ोटोकॉपी है या फैक्स है या ईमेल वगैरह है तो ओरिजिनल वाला ज़्यादा रिलायबल है। एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स में आपने लिया एविडेंस और एक वीक कंट्रोल में एविडेंस लिया आपने तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वाला ज़्यादा रिलायबल है। जो एक्सटर्नल सोर्स से लिया है और जो इंटरनल सोर्स से लिया है, जो एक्सटर्नल सोर्स से लिया है वो ज़्यादा रिलायबल है। इसे कहते हैं ऑडिट की जनरलाइजेशन, ऑडिट के कुछ टोटके। स्टैंडर्ड ने कहा कि देखो रिलायबिलिटी तो तुमने मैयर करनी है, लेकिन हम तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि अगर तुम्हारे सामने मुख्तलिफ तरह के एविडेंस हो तो कौन सा एविडेंस कौन से एविडेंस पे सबकत ले जाएगा। उन्होंने कहा रिटन और ओरल में जब मुकाबला हो रिटन को ज़्यादा रिलायबल मानना, ओरिजिनल फोटोकॉपी में जब मुकाबला हो ओरिजिनल को ज़्यादा रिलायबल मानना। जो तुमने खुद से मेहनत करके एविडेंस हासिल किया और एक वर्किंग इन्होंने तुम्हें प्रोवाइड की, जो तुमने खुद से वर्किंग की है उसको ज़्यादा रिलायबल मानना।
एक डाटा इनसे मिला और एक डाटा बाहर के इंडिपेंडेंट बंदे से मिला, तो जो इंडिपेंडेंट बंदे से मिला उसको ज़्यादा रिलायबल मानना, और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में एविडेंस मिले तो उसको ज़्यादा रिलायबल मानना, यानी कि वीक कंट्रोल्स में अगर मिले तो उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानना। तो ये 5 जनरलाइजेशन है। तो ये टॉपिक सबसे पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाला यहाँ पे कवर होता है, जिसमें हम ये सारी बात करते हैं। यहाँ अचानक से किताब को याद आता है कि वो कहते हैं सम टाइम आपको डाटा मिलेगा एक्सपर्ट की तरफ से, डाटा बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक ऑडिटर एक्सपर्ट था, मैं गया, मुझे अकाउंटिंग ऑडिट से हटके कुछ नजर आया, मैं अपना एक बंदा बाहर से लेके आया, इंडिपेंडेंट था, उसने हेल्प की, उसने मुझे काम करके दिया और मैंने उसकी बेस पे एक ऑडिट ओपिनियन बनाया। एक इनका भी एक्सपर्ट होता है, मैंने उनसे पूछा लीगल केस में ये चीज़ ऐसे कैसे, उन्होंने कहा हमारे लीगल एडवाइजर ने हमें बताया था। मैंने पूछा ये इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन क्या, उन्होंने कहा हमारे वैल्यूअर ने हमें ऐसे कहा। तो इस शख्स को कहेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो मैनेजमेंट को अकाउंट्स बनाने में जो शख्स हेल्प कर रहा है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, ऑडिटर को ऑडिट करने में जो हेल्प कर रहा है वो ऑडिट एक्सपर्ट है। लेकिन लकीली क्या है, प्रोसीजर्स मिलते जुलते हैं कि अगर कोई डाटा आपको इनके बजाय इनके मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मिले तो आपने वही वाले स्टेप्स करने हैं, उसकी कंपिटेंस वगैरह देख लेनी है, उसके काम को मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगा लेना है और एक रीज़नेबल सी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है उस काम के ऊपर। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने झूठ बोला होगा तो अकाउंट्स में गड़बड़ होने के चांसेस होंगे। पता नहीं उसने झूठ बोला ही नहीं बोला, पता नहीं अकाउंट्स में कितनी गड़बड़ है। लेकिन अगर ऑडिटर एक्सपर्ट झूठ बोलेगा तो मेरी ओपिनियन ख़राब हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा सेंसिटिव कौन से एक्सपर्ट को चेक करने में हूँ? ऑडिटर एक्सपर्ट, क्योंकि वो मेरी जगह है, मेरी ज़ात को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो गड़बड़ कर गया तो फिर टोटल नुकसान हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसलिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे आप किताब में पढ़ेंगे तो हल्की सी चीज़ें दी हुई हैं। फिर लास्ट इसमें इन्होंने गाइडेंस दी है कि जब भी आपको डाटा मैनेजमेंट देगी तो आपने उस डाटा, जब आपको डाटा मैनेजमेंट देगी तो आपने उस डाटा की एक्यूरेसी और उसके रिलायबिलिटी को देख लेना है। भाई मैंने मैनेजमेंट से कहा मुझे लिस्ट दो अपने डेटर्स की, मैं उनको ख़त भेजूंगा, उन्होंने लिस्ट दे दी। अब मैं ख़त भेजूंगा तो एक अलग प्रोसेस है, जो लिस्ट भेजी है पहले उसकी एक्यूरेसी देख लूँ, जो लिस्ट है उसकी कंप्लीटनेस देख लूँ, जो लिस्ट है उसकी रिलायबिलिटी देख लूँ। तो अगर आपको कोई डाटा मिलेगा क्लाइंट से और उस पर आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाने होंगे तो ऑडिट प्रोसीजर बाद में लगाएंगे, पहले उस लिस्ट की, उस डाटा की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और इन सारी चीज़ों को कन्फर्म कर लेंगे। तो ये पहले चैप्टर ने डिस्कशन की हमारी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। सब क्लियर है? आगे चलते हैं जी। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करना ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। उस प्रोसीजर के अंदर इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो डाटा दिया जा रहा है आपने उस डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करनी है। यानी कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो काम में तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन मैं काम जिस ऑब्जेक्ट पे कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ में फाइल्स आई हैं, वो फाइल भी एक्यूरेट है या नहीं है, वो फाइल भी ठीक है या नहीं, इसको देखना भी मेरी जिम्मेदारी है। डन। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि आपने मुख्तलिफ तरह के काम करने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करनी है। याद है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जगह जगह लिखा आता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज कर दें। आज जरा देख ही लेते हैं कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट है क्या। नेचर है कौन सा प्रोसीजर लगाना है, टाइमिंग है किस वक्त लगाना है, एक्सटेंट है कितनी गहराई में लगाना है। यानी एक्सटेंट कैन बी कि आप 100% पॉपुलेशन की तरफ चले जाएं या आप सैम्पलिंग की तरफ चले जाएं। एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप एक सिलेक्टेड किस्म के आइटम्स को अपनी पसंद से चूज कर लें एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक। चैप्टर 4 के अंदर ऑडिट एविडेंस की डिस्कशन करते करते मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों को क्रॉस लिंक करूँ। जब हम सैम्पलिंग में जाएँ तो ये हमारी बेस बनी हुई हो। तो एट दिस टाइम ऑफ लेक्चर हम जान रहे हैं कि व्हाट इज़ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कितनी गहराई में लगाना है, किस वक्त लगाना है, कौन सा प्रोसीजर लगाना है। तो अगर वो आपसे कोई टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पूछे तो सवाल में देखना ज़रूरी है कि वो नेचर के हिसाब से पूछ रहे हैं या टाइमिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर वो खामोश हैं तो आपने नेचर वाले बता देने हैं। अगर वो कहें टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एज पर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर तो फिर आपने ये वाले बताने हैं। अभी मैं आपको लिख के बताऊँगा, लेकिन मैं भी तीसरे स्टेप पे हूँ। एक्सटेंड, आप एक काम कर सकते हैं कि आप 100% पॉपुलेशन को वेरीफाई कर लें। तो ये तो फिर पागल ऑडिटर होगा। क्यों करेगा 100% को वेरीफाई? टाइम है उसके पास, इतना रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिर भी
आप एक कंपनी में गए और उस कंपनी में आपको पता लगा कि यहाँ इनके पास 3 गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के एरिया में टोटल 3 गाड़ियाँ थी। आपने हमेशा से सुना हुआ था ऑर्डर सैंपल पे काम करता है, आपने उनमें से एक गाड़ी का सैंपल उठाया, आपने कहा ये गाड़ी मुझे फिजिकली दिखाओ कहाँ पड़ी हुई है। उन्होंने कहा नीचे गैराज में 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। आपने कहा नहीं मुझे ये वाली गाड़ी बताओ, बाकी 2 पे कपड़ा डाल देना, मैं जाऊँगा, मैं सिर्फ इस गाड़ी को देखूँगा और वेरीफाई करके वापस आ जाऊँगा। जब आपने गैराज तक जाना ही है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही है, जब गाड़ियाँ तीनों उसी गैराज में खड़ी हैं, तो शायद 5 इजाफी मिनट लगेंगे और आपकी 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स कम हो, वैल्यू पर आइटम ज़्यादा हो, रिस्क ज़्यादा हो, या उसको काउंट करना, कैलकुलेट करना, मैयर करना या ऑडिट एविडेंस हासिल करना टाइम एफिशिएंट हो, रिपीटेटिव नेचर की कैलकुलेशन हो, कुछ इस तरह आपने 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 12 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 100% पॉपुलेशन की तरफ जाना आसान हो तो मना नहीं किया उन्होंने 100% की तरफ जाना, मतलब आप जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरी एरिया हो, कम आइटम हो, ज़्यादा वर्थ के आइटम हो, ज़्यादा रिस्क हो और आप मानते हो कि यहाँ मुझे ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए और कम टाइम भी लग रहा हो उसमें, तो गो फॉर 100%। ये तो सबसे प्यारी बात हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा था कि आप सैम्पलिंग पे काम करो, लेकिन पक्का बाउंड नहीं किया था, कुछ निशानियाँ अभी स्टैंडर्ड नहीं तो बताई हैं। तो अगर इनमें से कुछ निशानियाँ पूरी होती लग रही हो तो फिर आप 100% पॉपुलेशन की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन 2, सैम्पलिंग की तरफ आप 100% पे मत जाएं, आप किस पे करें, सैंपल। आप एक छोटा सा सैंपल उठाएं और उस सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन 100% में से आपने उठाया 15% से जो नतीजा आया उसको पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करके देखा कि हाँ इसकी बेस पे मेरे पॉपुलेशन पे क्या राय कायम होगी। ये प्रोजेक्शन और ये वाली सारी चीज़ें अभी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे कि सैम्पलिंग के अंदर की मजीद गहराई क्या है। एक तीसरा तरीका भी है कि ना आप सैम्पलिंग कर रहे हैं ना आप 100% पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी पसंद से 2-3 आइटम चूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा यार एक काम करो बस महीने की पहली रसीद दिखा दो, बस मैंने देखना रसीद कैसी होती है, रसीद क्या है, उस पर टाइटल कितना आ रहा है, किस तरह से है, कितने खाने बने हुए हैं। अब ये बेसिकली ये सैंपल नहीं है जिस पे आप पॉपुलेशन पर राय कायम कर रहे हो, ना ये 100% पॉपुलेशन है, ये सिलेक्टेड आइटम है टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। आप देखना चाहते थे कि इनकी रसीद दिखती कैसी है, आप देखना चाह रहे थे कि चीज़ें किस तरह से हैं, तो आप 100% की तरफ भी जा सकते हैं, सैम्पलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, और सम टाइम आप सिलेक्टेड आइटम को किसी सिलेक्टेड वजह से चूज़ करते हैं बट दैट इज़ नॉट सैम्पलिंग, और उसके रिजल्ट को आप पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डेप्थ वाली बात समझ आई, किस एक्सटेंट तक जाना है। अब बात करते हैं कौन सी नेचर और किस टाइम पे। नेचर के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर 7 होते हैं: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। इन 2 पे तो अलग से स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कल की क्लास का हिस्सा बन रहे होंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और ये, यानी कि इस पे ISA 505 और ISA 520 ये 2 स्टैंडर्ड है। ये इन 2 को डील कर रहे हैं, तो इन 2 के ऊपर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करने लगा, हम इन 5 के बात करते हैं। जब भी कोई पूछे ऑडिट एविडेंस कैसे हासिल होता है तो आप कहेंगे इन 7 में से किसी एक तरीके से हासिल होता है। ये 7 याद रखने, ये कल के लेक्चर के साथ भी कनेक्ट हो रहे होंगे इंशाल्लाह। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी ऑडिटर का सबसे फेवरेट मशगला। क्लाइंट के पास गया, सवाल पूछा, दूसरे बंदे के पास गया, सवाल पूछा, तीसरे के पास गया, सवाल पूछा, 4 बंदों से सवाल पूछे, उनको आपस में मैच किया और अंदाज़ा लगाया कि उसको क्या एविडेंस मिल रहा है। तो ऑडिटर का फेवरेट मशगला ये है कि क्लाइंट के पास जाके बगैर क्लाइंट को हाथ लगाए, बगैर क्लाइंट को टटोले, क्लाइंट से अल्फाज के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। इसके जवाब में कोई कागज़ नहीं है, इसके जवाब में कोई टेंजेबल एविडेंस नहीं, आपने मुंह से बोला, उन्होंने मुंह से जवाब दे दिया। आप इसको टेंजेबल करना चाहते हैं तो आप एक कागज़ पे उनका जवाब लिख के उनसे साइन करवा लें कि आपने यही जवाब दिया मेरे सवाल का। तो ऑडिटर का फेवरेट मशगला इंक्वायरी, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछता है और सवाल पूछ के इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है। देन आप इंस्पेक्ट करें। जानदार इंसान से तो आपने आके सवाल पूछ लिया, बेजान का क्या करेंगे, उससे तो जो मर्जी पूछो जवाब ही नहीं देगा, उसको टटोलना पड़ेगा। एक रसीद है, रसीद को पकड़ के देखा कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये किस तरह से। एक AC है, AC को आके देखा क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, किस तरह से। इस चीज़ को कहते हैं इंस्पेक्शन। ये ऑब्जेक्ट्स की जाती है।
इंक्वायरी इंसानों की जाती है। तो इंसान से सवाल पूछ के एविडेंस हासिल करना इंक्वायरी है। ऑब्जेक्ट्स की जांच पड़ताल करके, एसेट्स की फिजिकल इंस्पेक्शन करके, डॉक्यूमेंट्स को देख के, कागज़ों को देख के जो जांच पड़ताल है, आप एक कागज़ से पूछेंगे नहीं कि बताओ तुम किस दिन क्रिएट हुए थे, उस कागज़ को इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें क्या तारीख लिखी हुई और क्या टाइम आ रहा है। तो ये इंस्पेक्शन है और वो इंक्वायरी। तो इंसान से इंक्वायरी करें और ऑब्जेक्ट्स की इंस्पेक्शन करें। तीसरे में ना आप किसी से पूछ रहे हैं ना किसी को टटोल रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं हो क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन इस क्लाइंट के किसी प्रोसेस को अपनी आंखों से होता हुआ देखें, क्लाइंट की किसी एक्टिविटी को अपनी आंखों से होता हुआ देखें। वो कहते हैं ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, आप उस काम में उस जगह पे बस ऑब्जर्व करें कि क्या वो काम वैसे ही हो रहा है जैसे उन्होंने बताया है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्लाइंट को तंग नहीं करना, सिर्फ उनको काम करते हुए देखना है। किताब यहाँ पे कहती है कि ऑब्जर्वेशन के कुछ मसले हैं। एक मसला ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है उससे लोग आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं। जब उन्हें पता होता है कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो उस दिन वो सारे रूल्स भी फॉलो करेंगे, उस दिन उनके यूनिफॉर्म भी पूरे होंगे, उस दिन उनके चेक्स भी पूरे होंगे, उनके साइन भी पूरे होंगे, सारी चीज़ें। एक प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन का ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ उस टाइम पे एविडेंस देता है, ना उससे पीछे ना उससे आगे। उस दिन क्या एविडेंस मिलेगा, उससे आगे पीछे का एविडेंस नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री काउंट में ये दोनों चीज़ें हमारी फेवर में जाती हैं कि आप इन्वेंट्री काउंट वाले दिन जब आप मौजूद होते हैं 30 जून पे, और उस दिन जब आपकी मौजूदगी की वजह से आर्टिफिशियली ज़्यादा एहतियात से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ईयर एंड वाले दिन उन्होंने एहतियात से काम कर लिया तो इससे और अच्छा क्या चाहिए। और दूसरा, आपको उस दिन का एविडेंस मिलता है, किसी और दिन का नहीं मिलता, तो आपको तो चाहिए ही 30 जून का एविडेंस। तो इन्वेंट्री काउंटिंग में ऑब्जर्वेशन हमारा एक बड़ा पसंदीदा काम होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट के लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये 3 का सेट है, या पूछ लें, या देख लें, या जायज़ा ले लें, उसको टटोल के उसको इंस्पेक्ट कर लें। फिर ये 2 ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें क्लाइंट की किसी एक्टिविटी को हम दोबारा कर रहे होते हैं। क्लाइंट ने हमें एक शीट दी, उसने कहा ये डेटर की प्रोविजनिंग वगैरह है। एक एजिंग एनालिसिस था जिसमें कोई 25 तरह के डेटर्स थे और आगे कुछ कैलकुलेशंस थी। उनका वो कागज़ पकड़ के मैंने उस कागज़ की कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट कर लिया। दैट इज़ रिकैलकुलेशन क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा, किसी भी चीज़ को खुद से दोबारा से कैलकुलेट करके देखें कि वही रिजल्ट निकल रहा है या नहीं जो आपका उनका आया था। रीपरफॉर्मेंसेस क्लाइंट के किसी काम को दोबारा से करके देख लें, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं। क्लाइंट आपसे कहता है कि इस मशीन के प्रोसेस में ये 10% लॉस हुआ करता है, हम इस मशीन में जितना भी इनपुट करते हैं दूसरी तरफ से उसका आउटपुट इतने % लॉस के साथ आता है। आप एक दफ़ा उनके साथ खड़े होकर उस प्रोसेस को अपने हाथों से करके देखा कि क्या उसका वही नतीजा निकलता है। क्लाइंट ने आपको कहा कि जी यहाँ पे हमने कुछ सामान रखा हुआ है, वो सामान हमने गिना हुआ है, आपने कहा अच्छा मैं भी गिन लूँ। अब मैं भी गिन लूँ तो रिकैलकुलेशन नहीं हो जाएगी? नहीं, गिनना उनका एक अमल था और मैं उस अमल को दोहरा रहा हूँ, तो रीपरफॉर्मेंस है। रिकैलकुलेशन इज उनका एक कागज़ पे कैलकुलेशन हुई हुई हो और मैं उस कैलकुलेशन को दोबारा से मैथमेटिकली देख रहा हूँ। तो रीपरफॉर्मेंस इज उनके किए हुए किसी काम को, चाहे वो काउंटिंग ही क्यों ना हो, दोबारा से किया जाए तो वो बन जाएगी रीपरफॉर्मेंस। तो सम टाइम आपको क्लाइंट की कुछ चीज़ें, कुछ असर्शंस, कुछ बातों को वेरीफाई करना होता है रीपरफॉर्म करके, वो काम को खुद करके। कि मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस वक्त होंडा की एक ख़ास गाड़ी आई, उसकी रफ़्तार जो है वो क्लेम करते थे कि जी इसका इंजन बड़ा सुपीरियर है क्योंकि ये 220 की रफ़्तार पे दौड़ सकता है। तो ऑडिटर्स ने उनसे पूछा कि क्या आपने इसको कभी 220 पे चला के देखा है? उन्होंने कहा जी फैक्ट्री की ट्रायल में और 2-3 और टाइम पे हमने इसे चला के देखा और ये 220 तक जाती है। तो हमारे एक सीनियर भाई मचल गए, उन्होंने कहा जी मैं इसको रीपरफॉर्म करके देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई 220 तक जाती या नहीं जाती। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑडिटर इस तरह की काम के बारे में सोच रहा है कि वो क्लाइंट की किसी स्टेप को रीपरफॉर्म करके देखे कि क्या उस स्टेप का वही रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता। रेगुलर क्लास होती तो उससे कनेक्टेड 2-3 और किस्से भी थे, लेकिन दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है, नहीं तो मैं अपनी भी कुछ रीपरफॉर्मेंस के कुछ दर्दनाक वाक़यात आपको बताता। नहीं वक्त ना कुछ चक्कर नहीं। इस वक्त जो है ना हमारे लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है ना, और बच्चों ने पहले ही सुना हुआ है, चलें जिन्होंने सुना हुआ है वो, जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनको सुना दें बाद में, बेहतरीन मसला हल हो गया। हमने आप लोगों को आपस में ही रिकंसाइल कर दिया, इतने देर में सुना दिया होता। तो वो इन्वेंट्री काउंटिंग पे जो है ख़ास तौर पे जब ईयर एंड पे ना नए गए, मई 31 को फर्म ज्वाइन की और जून 30 पे स्टॉक काउंट होते हैं। अब नज़र आ रहा है कि सारे के सारे लोग जा रहे हैं, सब के सब जो है उनको काम मिल रहा है। और उन दिनों ये खबर भी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि जी एक सीनियर ने जो है ना वो होंडा की गाड़ी को मोटरवे पे रात 3 बजे के बाद अथॉरिटी से परमिशन लेके कंपनी की मौजूदगी में 220 पे चला के भी देखा है। तो हमारे जहन में था री परफॉर्मेंस ना एक बड़ा कोई कमाल चीज़ है कि री परफॉर्मेंस मतलब ऑडिटर कुछ भी कर सकता है दोबारा से।
अब मैं बड़ी दुआ की, मैंने कहा अल्लाह करे मुझे भी कोई परफॉर्मेंस का मौका मिले। मिल गया। 30 जून बिल्कुल सर पे ही था। 30 जून पे जो है वो एक जगह पे हमारे पहुंचने से पहले क्लाइंट ने इन्वेंट्री काउंट करके रखी थी। नॉर्मली क्या होता है, हम पहुंचते हैं, हमारी मौजूदगी में हम ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे सामने इन्वेंट्री को काउंट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं। लेकिन उधर ये था कि उन्होंने इन्वेंट्री काउंट की हुई थी और हमने वहाँ जाके रीपरफॉर्म करना था। उनकी इन्वेंट्री काउंटिंग के अमल को हमने दोहराना था। 30 जून था। मैनेजर साहब से पूछा जी जाना कहाँ है? उन्होंने कहा चन्नी गोट। रहीम यार खान से थोड़ा सा आगे, दोजख से थोड़ा सा पहले एक जगह है चन्नी गोट। मतलब मेरे ख्याल में शायद पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा गर्मी शायद वहीं पे पड़ती है, या मेरे साथ उस दिन बहुत बुरी हुई तो वो जो है ना। अब 30 जून का दिन हो और जनूबी पंजाब का एक गर्म, शदीद गर्म इलाका हो, सहरा के साथ बिल्कुल कनेक्टेड। चन्नी गोट ही मेरे ख्याल में मुझे जो याद पड़ा है वो चन्नी गोट था। अगर कोई आप में से जनूबी पंजाब से हो तो शायद मतलब रहीम यार खान से थोड़ा सा आगे करके एक जो है ना वो चन्नी गोटे के इलाका। तो वो कहा जी यहाँ पे हमने रीपरफॉर्मेंस करनी है। अच्छा रीपरफॉर्मेंस क्या थी? रीपरफॉर्मेंस ये थी कि वो एक एग्रीकल्चर टाइप की कंपनी थी और उनके कुछ सीड्स थे और वो सीड्स रखे हुए थे कुछ बोरियों में, और उनके पास चूँकि जगह कम थी और वो उसको खुश्क रखना भी ज़रूरी होता है, तो उन्होंने उस दिन वो ओपन एयर में फैलाए हुए थे। 19,600 के करीब बोरियाँ थी जो वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने उसकी काउंटिंग की हुई थी और हमने एक दफ़ा कंफर्म करना था कि ये वाकई 19,600 बोरियाँ हैं या नहीं। तो समटाइम इस तरह की रीपरफॉर्मेंस भी मिल जाती है आपको कि आप जो है ना, तो वो दुआ करने से पहले ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर हो वो मेरे लिए हो। तो मतलब जो है ना, तो दैट वॉज अ रीपरफॉर्मेंस के जिसमें आपने जो है वो एक 30 जून का, अच्छा और काउंटिंग होनी भी शायद दोपहर 2 बजे थी या 1 बजे थी शायद। सारे फैक्टर जो मैक्सिमम एक्सट्रीम हो सकते हैं ना वो सारे थे उस वक्त। फिर मेरे से नज़रियाती गलती, फिर वही बात है ना, दुआ करते हुए दुआ करनी चाहिए कि जो मेरे हक़ में बेहतर हो। उस दिन मैंने बड़ा ना, जब पसीने बह रहे और जब वो बोरियां गिन रहे और समझ आ रहा कि बस अब कभी भी हम गिर जाएंगे और शायद ये एक आखिरी सांस होगी, मतलब जो है ना इतना, तो उस वक्त दुआ किया अल्लाह करे आइंदा रीपरफॉर्मेंस सर्दियों में मिले। ठीक 6 महीने बाद सर्दियों में रीपरफॉर्मेंस मिली। शेल माची की इंस्टॉलेशन शेखुपुरा के पास। शेल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपो यहाँ पे है। मुझे पहले कभी भी नहीं पता था, और हमेशा बहुत दूर से गुजर के देख रहे हो तो डिपो को देख के कभी भी नहीं लगता कि उसकी क्या कैपेसिटी होगी। तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेस करना होता है कि वो जिस वक्त अपना डे एंड करते हैं तो डे एंड पे एक रेडार की रीडिंग आ रही होती है और एक बंदा वहाँ ड्रम पे ऊपर चलता है और ऊपर से एक डिप डालता है, जैसे मोबाइल नहीं चेक करते बाइक्स में, गाड़ियों में, उस तरह से एक डिप डाली जाती है। उसको फुल नीचे उसने टच होना होता है। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वो किधर तक वो गीला है, और उसको सरकमफ्रेंस और वो सारे फार्मूले लगा के अंदाज़ा लगाते हैं कि रेडार जो है वो कहीं बहुत गलत कैलकुलेशंस तो नहीं दे रहा। तो उन्होंने वो एक्टिविटी क्लाइंट वाले करते हैं और हमारे ज़िम्मे ये था कि आपने ईयर एंड वाले टाइम पे वहाँ पहुँचना, वो एक्टिविटी एक तो अपने आंखों के सामने होते हुए देखनी है और अगर खुद करें तो क्या ही कमाल बात है। तो क्लाइंट से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी असल में जो हमारा डे एंड है वो उसके आसपास हमारी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रकों में हम वो फिल कर रहे होंगे, तो आपके साथ आप उस टाइम पे आएँ जब हमारा वर्क इन प्रोसेस ज़ीरो हो। ये ऑडिटर के लिए फेवरेट बात होती है कि वर्क इन प्रोसेस ज़ीरो, दरमियान में होना तो बहुत ही मुश्किल में आ जाता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े सारे मसले खुल जाते हैं। तो ये सबको पसंद होता है कि वर्क इन प्रोसेस ज़ीरो हुआ हुआ। तो उन्होंने कहा वर्क इन प्रोसेस ज़ीरो होगा, आप आ जाइएगा रात के वक्त। हमने कहा किस वक्त? उन्होंने कहा रात 2 बजे। 31 दिसंबर ईयर एंड, रात 2 बजे वहाँ जाना था और ड्रम के ऊपर चढ़ के और ऊपर से एक डिप डालनी है। अच्छा वो ड्रम पाकिस्तान का सबसे बड़ा उनका स्टोरेज, 2 करोड़ लीटर की कैपेसिटी एक ड्रम की। अब सोचें उस ड्रम का साइज, सोचें वो ड्रम हाइट पे क्या होगी। अच्छा उस ड्रम तक ऊपर पहुंचने के लिए आपको लगता है कि लिफ्ट होगी, को बाकायदा बड़ी मज़े की सीढ़ियाँ बनी हुई होंगी, लोहे के रॉड वाली सीढ़ियाँ जिनको आपने ऐसे पकड़ के ऊपर जाना होता है। 31 दिसंबर की रात 2 बजे का टाइम, 7 मंजिला इमारत के आसपास हाइट का एक ड्रम जिसकी लोहे की सीढ़ियाँ हैं और उसमें आपने ऊपर तक जाना है। ऊपर जाने के बाद हाथ भी सुन, आंखें भी सुन, दिमाग भी सुन। क्लाइंट ने कहा हाँ भाई ये फिर ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से हम डिप डालेंगे। हाँ हाँ डालो डालो। डिप डाली जी, ये देखें नीचे टकरा गया। मैंने हाँ टकरा गया, निकालो। उसे निकाल के दिखाया, सर ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। मैंने कहा शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, निकलने वाली करो। तो री परफॉर्मेंस सर्दियों की हो या गर्मियों की हो, ये इसका ताल्लुक ना किस्मत से है।
ठीक है, तो वो मतलब किसी को किस्मत से मिल गई गाड़ी चलाना मोटरवे पे 220 की रफ्तार पे, तो किसी को जो है वो सर्दियों में ड्रम और गर्मियों में जो है ना वो बोरियां मिलती हैं। तो रीपरफॉर्मेंस समझ आई। क्लाइंट के किसी प्रोसीजर को दोबारा करके देखना है कि क्या वही रिजल्ट निकलता है जो उन्होंने किया है। ये काम हमने पहले चेक किया हुआ है, याद है हमने इंटरनल ऑडिटर के जब काम को चेक किया था, हमने कहा था उसके कुछ काम को रीपरफॉर्म करके देख लें, यानी उसने जो काम किया है उसको दोबारा करके देखें कि क्या वही रिजल्ट निकलते हैं नहीं। तो ये 7 प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम खत भेजते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिटेल से बात कर रहे होंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम रेशियो एनालिसिस मैथमेटिकल वर्किंग करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम कल बात कर रहे होंगे। ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं कर सकेंगे, इसका हक है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकली बड़ी सारी डिस्कशन हो, मुख्तलिफ सवाल सॉल्व हो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जब ये क्रैश ख़त्म हो जाए तो कुछ क्लासेस में हुए हुए 2-3 सवाल जिस पे काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिबेट हुई हुई है उसको भी वो यूट्यूब पे इस तरह से अपलोड कर दें कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। यूट्यूब पे ना भी करें तो हम उसमें डाल दें गूगल के फोल्डर पे, गूगल ड्राइव, वो जो लिंक है जिस पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो इन 2 के ऊपर को मैं फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये हमारे कल काम आएंगे। ये है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कभी भी आपको पता करना हो कि आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं वो कौन कौन से होंगे, तो ये एग्जैक्टली 7 होते हैं। इन 7 के अलावा कोई 8वां प्रोसीजर नहीं है। ऑडिटर जब प्रोसीजर लगाता है ये 7, जब आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना सीख रहे होंगे तो आपके जहन में होगा कि आप कोई भी प्रोसीजर लगाएं वो इन 7 को सोच के लगा सकते हैं। इन 7 के अलावा 8वां कोई काम ही नहीं ऑडिटर का। अगर कोई काम है भी तो उसको क्लासीफाई कर लेता है इसके अंदर। जैसे इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन, वो उसको आंखों से देखने को ऑब्जर्वेशन में काउंट कर देता है और जाके टटोल के उसको चेक करके मैयर करने को इंस्पेक्शन में डाल देता है। तो कहने का मतलब है कि ये 7 काम है। नेचर, टाइमिंग, तो हमने नहीं कहा था कि अगर कोई गड़बड़ हो, कुछ मसला हो तो आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बदल देने हैं। इतना प्यारा जुमला ही आप हर जगह फिट कर सकते हैं। जब जब भी शक होना तो आप कहेंगे कि अगर शक आ जाए तो ऑडिटर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिवाइज कर सकता है। नेचर इस पहले आपने इंक्वायरी की हुई थी, अब आप उसी चीज़ पे इंस्पेक्शन करके देख लें। आपने एक चीज़ पे रिकैलकुलेशन की हुई थी, उसी को रिपरफॉर्म करके देख लें या उस पर इंक्वायरी करके देख लें, नेचर बदल लें। एक्सटेंड का मतलब है आपने पहले छोटा सैंपल उठाया था, बड़ा सैंपल उठा लें। सिलेक्टेड आइटम उठाया था, ज़्यादा उठा लें। कम किया था, 100% उठ सकता है, 100% उठा लें। तो व्हाट इज टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? ऑडिट प्रोसीजर 2 टाइम्स पे किए जाते हैं। पहले टाइम को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट और दूसरे को हम कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। टोटल ऑडिटर 2 टाइम पे प्रोसीजर लगाता है, या रिस्क असेस करता है या रिस्क असेस के बाद उसके रिस्पॉन्सेज देता है। जो रिस्क के बाद के रिस्पॉन्सेज हैं ये 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी आगे से 2 तरह के होते हैं, या टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये बेसिकली टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। हमने 3 फेजेस पढ़े होते हैं ऑडिट के, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव। ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो 500 है इसको ये 2 हिस्सों में तोड़ता है। वो कहता है कि आप या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम कहते हैं रिस्पॉन्सेज ऑफ द रिस्क। रिस्क मिल गया, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स ये होगा कि आप कंट्रोल्स को चेक करेंगे। फिर क्या होगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएंगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर इन 6 में से कोई लगाएंगे, ऊपर वाले 6 में से, तो वो कहलाएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्योंकि आप उसमें गहराई में जा रहे होते हैं, आप 100 आइटम उठा रहे होते हैं, आप 25 लोगों से पूछ रहे होते हैं, आप गहराई में जाके काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट प्रोसीजर होते हैं जिसमें आप मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर से, अंदाजे से, मुख्तलिफ रेशोज से कुछ ना कुछ इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहलाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर हमारी कल ज़रा गुफ्तगू होगी, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। बट रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर 2 तरह के, टेस्ट ऑफ डिटेल यानी कि इन 6 में से कोई जिसमें गहराई में जाते हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें ऊपर ऊपर से सिर्फ रेशियो, सिर्फ मैथ्स की बेस पे कर रहे होते हैं। तो ये है टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो जब हम कहते हैं ना कि इसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट चेंज कर दें, तो आपने एक प्रोसीजर सोचा था कि मैं उस पर सिर्फ कंट्रोल्स पे काम करूंगा, बट अब आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है, आप उस पर रिस्क असेसमेंट पे काम करेंगे, फिर उसकी बेस पे दोबारा उसके कंट्रोल्स की बात करेंगे। तो 500 ने बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट का ये इस तरह से मैप देने की कोशिश की है। ये वाली चीज़ें जो है वो चैप्टर 4 में एक और स्टैंडर्ड में भी कनेक्ट हो जाती हैं, जो सैम्पलिंग है, जो हमारा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद का स्टैंडर्ड है। यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? पक्का? चलें आगे, अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, अगर मेरे पास उसकी स्लाइड पहुंच गई तो।
चूँकि हमारी कुछ स्लाइड्स में अचानक से मसला हुआ और इस वक्त उस मसले के चक्कर में मैं जो है ना ये नहीं चाह रहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग रुके। नहीं जी, ये जो CAF@SBI है इसमें एक ऑडिट होगा, इसमें लेक्चर स्लाइड्स होंगी, इसमें चैप्टर 4 होगा। उफ, स्क्रीन पे कभी कभी मेरी राइटिंग कितनी प्यारी हो जाती है। इससे पहले कि आप मेरे इस जुमले पे एतराज़ात, जो स्लाइड मुझे चाहिए बस मैं वो ओपन कर लेता हूँ, आगे सैम्पलिंग पे तो हम बात करेंगे। नहीं, इतनी मेहनत करके स्लाइड खोली और मैंने बंद कर दी, खुद से बंद की है। 230 तैयार है ट्रेडिशनल रिवायती तरीके से। ISA 230 डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है। डॉक्यूमेंटेशन, अब इसमें कुछ सवाल है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें कंटेंट्स क्या होने चाहिए, इसका रीज़न क्या है, इसकी कस्टडी कब तक होनी चाहिए, इसमें बाद में अपडेट करने वगैरह का कोई सिस्टम है या नहीं है, और इसकी अल्टीमेटली क्वालिटी क्या होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं, ये चीज़ इसको डॉक्यूमेंट कर लो, ये वाली चीज़ इसको डॉक्यूमेंट कर लो। डॉक्यूमेंट करने का मतलब है इसको लिख लो, इसको नोट कर लो। ऑडिटर बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे है। ऑडिटर आके 3-4 महीने काम करने के बाद एक ओपिनियन दे रहा है और ये ओपिनियन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ दे सकती है। अगर ये ख़राब ओपिनियन है तो कंपनी वाले आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके खिलाफ लीगल केसेस कर सकते हैं। और असल में ऐसे में अगर आप अदालत चले जाएं और आपने साबित करना होगा मैं ओपिनियन तक कैसे पहुंचा हूं, तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं होगा सिवाय इसके कि आपने हर चीज़ लिखी हो। तो ऑडिट का जितना भी प्रोसेस है वो हवा में हो रहा है। ऑडिटर सवाल पूछ रहा है, आंखों से जाके इसको देख रहा है, इसी को देख रहा है, किसी रसीद को देखा उस पर टिक लगा हुआ था उसको साइड पे रख दिया। ये सारी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस को अगर आप कागज़ पे नहीं लेके आएंगे तो फिर ये एक सबूत नहीं बन सकेगा कि आपने क्या काम किया है। तो ISA 230 ये कहता है कि आपने जितना भी ये सब कुछ है इसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। इस स्टैंडर्ड से ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड सवाल आता है, 500 से और इससे ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड सवाल आता है। और अब ये स्टैंडर्ड की थोड़ी सी वर्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ये थोड़ा अलग से था, अब ये चैप्टर 3 के साथ हल्का सा क्लासीफाई कर दिया उन्होंने, यानी चैप्टर 3 वाले जोन में एक स्टैंडर्ड ऐड कर दिया विच इज़ 230। तो अब रट्टे वाला सवाल पूछने का मूड उनका हो रहा होगा तो उनके पास 230 होगा। तो 230 को आपने जो है ना थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है। मैं लॉजिकली भी समझाऊंगा लेकिन आपने जहन में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एवरीथिंग। ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करे, जो सोच रहा है उसको रिकॉर्ड करे, जो स्ट्रेटेजी आई रिकॉर्ड कर ली, जो काम किया रिकॉर्ड कर लिया। क्लाइंट से भी मैंने कहा सवाल पूछ रहा है तो जो सवाल पूछ रहा है जवाब दे रहे हैं लिख ले, उनसे साइन करवा ले। ऑडिटर ने फॉर एग्जांपल मैं गया ड्रम के ऊपर तक गया, ऊपर से नीचे डिप डली और मैंने ये समझें कि मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि सब कुछ सही हुआ है। अब उस दिन का वाक़या मैं क्लास में सुनाऊं तो सुनाऊं, अदरवाइज़ उसका एविडेंस तो नहीं है। लेकिन उसका एविडेंस है मेरी फर्म के डॉक्यूमेंट्स में कि मैं उस दिन जो है वो जब अपना वर्क लोकेशन पे अगले दिन पहुंचा तो मैंने वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया कि जी रात इस वक्त का टाइम था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, कान बंद थे, ठंड बहुत हो रही थी, लेकिन बहरहाल हम बहादुर सिपाहियों की तरह गए और जो है वो ऊपर चढ़ के जो है हमने वो वेरिफिकेशन की। अब उस टाइम पे तो किसी को नहीं पता कि क्या वेरिफिकेशन हुई, तो बाद में मैंने आपको बता दिया कि मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त, ठीक है। तो वो उस टाइम पे मैं बड़ा पक्को के कहा था हाँ हाँ वो बिल्कुल सब सही है। तो देखें ना हर इंसान के अंदर एक बेईमान इंसान छुपा हुआ है। तो इंसान पे जब अंदर के इंसान पे बात आती है ना, जब जान पे बात आती है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान होता है, तो सबसे पहले तो हम हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम कहते हैं जी हम सबसे पहले हैं। तो ज़िंदा रहेंगे तो फिर हम फर्म में जाके डॉक्यूमेंट करेंगे ना। तो फिलहाल समझना ज़रूरी नहीं है, पहले ज़िंदा रहना, ज़िंदा रहूँगा तो जाके मैं डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकूँगा कि मैं क्या करके आया हूँ।
तो कहने का मतलब है कि आपका वो वाक़या जो कि सिर्फ हवा में गुजरा हो और उसका एविडेंस नहीं है तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्निकली व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। क्लाइंट ने जो डाटा दिया उसको सेव कर लें, क्लाइंट ने जो बात की उसको सेव कर लें, आपने जो आंखों से देखा उसको सेव कर लें, आपने जो सैंपल उठाया उसको सेव कर लें। आपने 100 रसीदें उठाई, उन 100 रसीदों पे देखा 20 पे डबल साइन नहीं थे, बाकी सब पे साइन थे। तो ये जुमला अगर आप लिख देंगे ना, मैंने सैंपल उठाया था 100 का और उसमें से 20 पे साइन नहीं थे, ये काफ़ी नहीं है। आप कहेंगे ये 100 रसीदें थी, इन वाली 20 रसीदों पे जिनका रसीद नंबर ये है और जो फलाना बंदे ने फलाना को फलाना डॉक्यूमेंट चीज़ बेची थी उसके ऊपर डबल साइन नहीं आ रहे थे। तो रिकॉर्ड कीपिंग इस लेवल पे होनी चाहिए कि कल को उस बंदे की हमें ज़रूरत ना हो, कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स खोल के देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि क्लास में टीचर सवाल करा रहा है और आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, या टीचर हवा में कुछ बता रहा है और आप साथ साथ कुछ गिची मिची अपने रजिस्टर पे बना रहे हैं। ये गिची मिची सिर्फ आपको समझ आती है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ एनीथिंग जो आपकी गैर मौजूदगी में एक बंदा आपका रजिस्टर उठाए, उसको पढ़े और उसे समझ आ जाए कि सर ने क्लास में क्या बताया था। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके बारे में एक रूल होता है कि इसकी क्वालिटी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। भाई मैं आज फर्गूसन में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। अब किसी भी टाइम पे ये देखना हो कि शेल माची की इंस्टॉलेशन पे जो वो था उस दिन जो एविडेंस था वो कैसे लिया गया था, तो मेरे लिखे हुए कागज़ ने वहाँ पे होना है। मुझे किसी ने कॉल करके थोड़ी पूछना है कि हाँ भाई आप वहाँ गए थे, क्या किया था। कागज़ पे लिखा होगा उस टाइम पे, मेरी तारीख, मैंने तारीख डाली होगी, मेरे साइन आ रहे होंगे कि मैंने ये वाला काम इस तरह से इस टाइम पे किया था और इस काम से ये रिजल्ट निकले थे। तो वर्किंग पेपर की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर को कहते हैं, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जिसको एक सीनियर ऑडिटर पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि क्या हुआ है। क्योंकि हर बंदा हर वक्त मौजूद नहीं होता, कागज़ मौजूद होते हैं। अगले साल की ऑडिट टीम पिछले साल के वर्किंग पेपर देख के समझ सके कि इन्होंने क्या रिस्क थे, किस तरह से हकीकत तक पहुँचे, इन्होंने क्या जवाब निकाला था और अल्टीमेटली क्या चीज़ फाइनेंशियल्स में थी जिसके ऊपर इन्होंने ओपिनियन दी थी। मैं इसको कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी इज़ लाइक क्वालिटी ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट एंड ICAP। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको टेस्ट देते हैं और आप टेस्ट में गलती करते हैं और आप हमारे पास आते हैं कि जी मेरे नंबर क्यों कटे, तो हम कहते हैं जी देखो ये आपने गलत लिखा हुआ है। आप कहते हैं ओहो मैं ये यूँ लिखना चाह रहा था, गलती से लिखा गया, सर अब आप तो समझ आ गया ना, अब नंबर दे दें। तो हम कहते हैं भाई हमसे तो नंबर ले लोगे, क्या उधर एग्जामिनर को समझा सकोगे कि मैं क्या सोच रहा था? एग्जामिनर को शक्ल भी नहीं पता आपकी, आप उस दिन बीमार थे या नहीं उसे नहीं पता, आपकी तैयारी थी या नहीं उसे नहीं पता, आपने 6 महीने पढ़ा या 6 दिन पढ़ा उसे नहीं पता, आप 4-4.5 महीने पढ़ने की कोशिश करते रहे या क्रैश कोर्स में पूरा ऑडिट ख़त्म कर लिया, उसे नहीं पता। उसे सिर्फ ये पता है कि आपने आंसर जो लिखा है वो बताएगा। आंसर को देख के वो जज करेगा बच्चा लायक है ना लायक है। आंसर को देख के जज करेगा बच्चे को सवाल समझ आया था, बच्चे को जवाब आता था, बच्चे को जवाब प्रेजेंट करना आता है, और बच्चे को नंबर उसके आंसर स्क्रिप्ट की बेस पे मिलेगा। आंसर स्क्रिप्ट कागज़ बेचेगा आपको कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। बात समझ रहे? इररिलेवेंट बात है लेकिन इससे कनेक्टेड है। फर्म्स के वक्त ना जब CV बनानी होते हैं ना, लोग ऐसी बेदिली से गंदी सी CV बना देते हैं, या किसी दोस्त यार से कह देते हैं, वो भी बस चीज़ें इधर उधर से भर के और CV बना देता है। CV आपका पहला फेस होता है, आप अभी फर्म में नहीं गए हैं, वो कागज़ को देख के पहचानेंगे कि बंदा कैसा है। तो उस टाइम पे आपने, जब आप पे वो टाइम आए इंशाल्लाह ताला, तो आपने CV बनाते हुए ख्याल करना है। भले 500 रुपये देने पड़ जाए किसी कंपोज़र को, बरकत मार्केट में गए उसे कहा यार मुझे प्यारी सी CV बना दो, वो 500 रुपये ले ले, कोई बात नहीं है, वो आपको कम से कम एक अच्छे तरीके से कागज़ पे प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि कागज़ बिकेगा, पहले कागज़ अंदर जाएगा, फिर आप बाद में जाएंगे। कागज़ अच्छा नहीं लगा तो आप अंदर जाएंगे ही नहीं, कि आप अंदर जाके बताएंगे कागज़ पे आपने क्या और क्यों कैसे लिखा है। तो आपकी आंसर स्क्रिप्ट भी ऐसी होनी चाहिए और ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये बात समझ आई कि देख के समझ आ जाए कि क्या है, कैसे है, किस तरह से। इसको शेयर करने के लिए ICAP ने एक मज़े का फॉर्मेट दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने एक डायग्राम सी दी है, एक वर्किंग पेपर की एक तस्वीर सी दे दी है अपनी किताब में, वहाँ से मैंने उठा के कट करके, बड़ा कम ऐसा होता है कि ICAP की किताब से कोई तस्वीर इतनी अच्छी लगे कि वहाँ से कट होके इस्तेमाल हो जाए। तो ये कट होके यहाँ पे आया हुआ है। ये एक बंदे का वर्किंग पेपर है और मैंने क्लास में एक प्रैक्टिस की कि मैं 5 मिनट तक साइड पे हो गया और मैंने बच्चों से कहा आप पढ़ें। बच्चों ने खुद इस सफ़े को पढ़ा और बग़ैर मेरे बताए उन्हें पता था कि ये सफ़ा क्या कह रहा है।
उन्हें ये पता था कि ये कौन सा क्लाइंट है, ये इसका क्या सब्जेक्ट है, ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये किस बंदे ने बनाया, उसके इनिशियल टीजी थे, किसने रिव्यू किए, उसके इनिशियल टीआर थे, इसका एक रेफरेंस है, इसका कोई पेज नंबर वगैरह है, इसमें डेट आ रही है कि किस दिन बने, किस दिन कंप्लीट हुए। इस कागज़ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ट्रेड पेबल फेयरली स्टेटेड है या नहीं, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि इस बंदे ने 5 सैंपल उठाए 31 मार्च के और सप्लायर स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल किया, तो इसने उन 5 सैंपल के नाम लिखे हैं, पेबल लेजर में कितना बैलेंस आ रहा था, सप्लायर स्टेटमेंट में कितना आ रहा था, यहाँ टिक लगाए हैं कि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे 2 जगह उसका डिफरेंस नज़र आया, एक जगह नोट 1 लिखा है, एक जगह नोट 2। नोट 1 में उसने कुछ एक्सप्लेन किया है, नोट 2 में कुछ एक्सप्लेन किया है, एक जगह उसने कहा टाइमिंग डिफरेंस था, एक जगह उसने कह दिया कि यहाँ एरर हुआ है, तो ये एंट्री उसने सजेस्ट कर दी, कुछ निशान लगाए और उन निशानों को एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मतलब है मैंने एडिशन टोटल की है, इस उल्टे टिक का मतलब है मैंने पेबल लेजर में देखा है, इस सीधे टिक का मतलब है कि एग्रीड है, और ये मेरा कंक्लूजन है, आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ट्रेड पेबल इज फेयरली स्टेटेड। तो ये इतना खूबसूरत कागज़ है कि जिसमें समझ आ रहा है कि एक बंदे ने 5 का सैंपल उठाया है, उसने उन 5 के साथ क्या किया है, कौन कौन सी जगह से देखा है, क्या डिफरेंस निकला, उस डिफरेंस को किस तरह से देखा, उस पर क्या काम किया, और अल्टीमेटली अब फाइनली उसका ओपिनियन क्या है इस सफ़े पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। दिस इज़ द क्वालिटी। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए बताओ एक आइडियल वर्किंग पेपर में क्या होता है, और आपके जहन में ये इमेज हो, तो आप 10-12 बातें तो यहीं से बता देंगे। क्लाइंट का नाम आना चाहिए, टाइम पीरियड आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, कौन सा एरिया है, किसने बनाया है, कौन रिव्यू कर रहा है, मकसद क्या था, जो सैंपल उठाया उसकी डिटेल आनी चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, उसके सॉल्यूशंस आने चाहिए, कंक्लूजन आने चाहिए, सिंबल्स आने चाहिए, कुछ भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाली बात समझ आई? अब अहम सवाल, क्यों 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 करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन? क्या डॉक्यूमेंटेशन के फ़ायदे हैं? अगला बंदा मुकर ना जाए, एविडेंस होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आ सकता है, नेक्स्ट टाइम हमारे ही फर्म के अगले ऑडिटर को काम आ सकता है, और इस टाइम अपने ही फर्म के पार्टनर को दिखाने के लिए, मैं 2 महीने पहले एरिया ख़त्म कर लिया और मैं किसी और एरिया पे काम करूँ, पार्टनर को बताने मैंने क्या काम किया था, तो ज़बानी नहीं सुनेगा, कहेगा कागज़ से दिखाओ। रिव्यू करवाने के लिए, QCR के लिए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है उसको दिखाने के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, ख़ुद को भी तो चीज़ें भूल जाती है ना, तो खुद भी याद रहेगा, रेफ़र कर सकेंगे, फिर अगली दफ़ा भी हमारे लिए काम आ जाएगा, एविडेंस होगा, हम लीगली सिक्योर होंगे। तो बेतहाशा फ़ायदे हैं वर्किंग पेपर के। और सीधी सी बात है, जो लिख के करता है, जो डॉक्यूमेंट करके चलता है, वो ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर चलता है। एक जो बिल्कुल ही हवा में चल रहा है वो और है, एक बच्चा जो डेली बेसिस पे उसे पता होता है मैंने क्या लिखना है, मैंने क्या काम करना है, और एक बच्चा कभी किताब को कहीं से ओपन कर लेता है, कभी कहीं से ओपन कर लेता है, कभी लिखता है, कभी पढ़ता है, वो हर दिन ही किताब को अलग अलग जगह से ओपन करके सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं होना, ऑडिट तो सही लोग कहते हैं कि ये तो 2 अटेम्प्ट में पास होता है। एक पुराने ज़माने में ये मिथ होती थी कि 2 अटेम्प्ट में पास होता है, ठीक है, और अभी भी गलत फहमी जिन बच्चों के जहन में, वो समझते हैं कि 2 अटेम्प्ट में पास होता है। ये 1 अटेम्प्ट में बड़े आराम से पेपर पास हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया और आपको ये पता है कि याद क्या क्या करना है और समझना क्या है, कहाँ से लॉजिकल सवाल आने हैं, कहाँ से सीधे सवाल आने हैं। हम हर चैप्टर के बारे में साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं कि नॉलेज बेस क्या है। मैं लास्ट डे आपको फिर वो मैप भी दिखाऊंगा कि नॉलेज बेस क्या था और एप्लीकेशन बेस क्या था इंशाल्लाह ताला, और फिर उस वक्त हम देखेंगे कि एक आइडियल पेपर में कौन से तरह के आइडियल सवाल आते हैं और आपको उसको किस तरह से डिवाइड करके किन सवालों को पहले किन को बाद में करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर गेटिंग द क्रैश कोर्स विद ऑल द ड्यू पास पेपर प्रैक्टिस, आप अपने आप को हल्का नहीं समझना, आप बहुत आगे हैं बाकियों से। जिसने 100 घंटे पढ़ा है उससे ज़्यादा आपने पढ़ा है 35 घंटे में, क्योंकि आपने टू द पॉइंट पढ़ा और आपने उस वक्त पढ़ा है जब आप पढ़ना चाह रहे हैं, उस वक्त पढ़ा है जब आपको नीड है। जब आपको नीड नहीं थी तो आप सिर्फ शुगल करते थे। अब आप अपनी नीड को पढ़ें, आपने कम टाइम में पढ़ा, और एक चैप्टर जब फैल के पढ़ते हैं ना तो हर दिन उसका इमेज नहीं बनता। इधर हम पूरा एक इमेज बना रहे हैं हर चैप्टर का। हम हर दिन के बाद हमें पता होता है कि हाँ भाई आज हमने ये गेम की है कि हमने ये 3-4 स्टैंडर्ड्स देखे और इनका हमने आपस में लिंकेज समझा है। तो इतने ऑर्गेनाइज वे में अगर आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ पास पेपर्स कर रहे हैं, तो जिस दिन ये सोचेंगे कि ये सफिशेंट नहीं है, उस दिन सफिशेंट नहीं होगा। और जब आप मान लेंगे कि यस अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, बस आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और एंड पे मैं कुछ सवाल लिखने की आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अगर आप लिख के करेंगे तो उससे आपकी राइटिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गुमान ये है कि आपका पेपर पास हो सकता है। तो अगर ये गुमान है तो मेरे ख्याल में उस गुमान पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के हमें फ़ायदे भी समझ आ गए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। डॉक्यूमेंटेशन होगी क्या, क्या होगा इसके अंदर, व्हाट आर द कंटेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट करें, क्या काम किया, नाम, किसने काम किया, ये तो एक सिंगल वर्किंग पेपर में है ना।
ओवरऑल वर्किंग पेपर में किस किस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। ये तो एक काम जो किया वो इसे एक कागज़ ने बता दिया। आइटम्स कितने पे काम किया है, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स, एरिया, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर प्रोसीजर, भाई ने बड़ी प्यारी बात कर दी कि वो सारी चीज़ें, मटेरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन, डिस्प्यूट जो हुए थे उस पर कंक्लूजन कहाँ पे निकली थी, कहाँ कंसल्टेशन ली थी, वो सारी बातें, लीगल इश्यूज़, क्लाइंट ने मेमोरेंडम की कॉपी दी थी, आर्टिकल की कॉपी दी थी, पॉलिसियों के डॉक्यूमेंट दिए थे, पहली दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए थे, फुल फाइनल साइंड हुए फाइनेंशियल दिए थे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी, एंगेजमेंट लेटर आपने उन्हें दिया था, मतलब इतनी सारी खतों किताबत आपस की भी तो हुई है, वो सारा कुछ भी डॉक्यूमेंट करना है, उनका सिस्टम डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। हमारे सीनियर मैनेजर्स होते थे जो इस वक्त यूसुफ आदल में पार्टनर हैं, वो कहते थे ऑडिटर को अगर छींक भी आए ना तो उसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। यानी जब उन्हें कहते थे डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या शामिल करें, तो लिटरली उन्होंने कहा कि ऑडिटर अगर छींकता भी है ना तो उसको भी डॉक्यूमेंट करे कि मुझे इतने बजे छींक आई थी। यानी उन्होंने मजाकन ये जुमला कहा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने हमें समझाया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मेन सेवियर। इंसान भूल जाता है, कागज़ याद रखता है। कागज़ पे लिखोगे तुम भी बचोगे, बाद वालों का भी फ़ायदा होगा और अपने लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ लाइक हर काम जो आप कर रहे हैं ना वो सारा का सारा लिख लें, आपका सारा प्लान, आपकी सारी स्ट्रेटेजी, आपके सैंपल पे रिजल्ट, जो कागज़ ख़त्म भी हो गए हैं ना उस पर भी आप क्या करते हैं, सुपर सीड लिख के उसको साथ शामिल कर लेते हैं। वो शीटें जो ज़ाया हो गई, वो शीटें जो अब आपके इस्तेमाल की नहीं है, आप एहतियातन उस बेस वर्किंग को भी संभाल के रखते हैं कि कल को वो आपके काम आ जाए। अब ये सारा कुछ होगा डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म में। एक परमानेंट फाइल होती है जो ओवर द ईयर चल रही होती है, जिसमें हर साल के अकाउंट्स, हर साल की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, क्लाइंट का मेमोरेंडम, आर्टिकल वगैरह, उनका सिस्टम आ गया और फिर हर साल के उसमें अकाउंट्स और इस तरह की चीज़ें डल जाएंगी। और एक होती है करंट फाइल। करंट फाइल में क्या होता है, आपका जो इस वक्त ऑडिट चल रहा है ऑन गोइंग, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सेल्स पे क्या काम हुआ, परचेज पे क्या काम हुआ, तो हर एरिया की अलग अलग, पुराने ज़माने में फिजिकल फाइल्स बनती थी, आज के दौर में ये एक्सेल की फाइल्स बनती हैं। ये ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट तरह के, उसमें एक एरिया डिफाइन होता है कि यहाँ आप सेल्स पे काम कर रहे हैं तो सारा डेटा उस सेल्स का वहाँ होता है। उस सॉफ्टवेयर के बावजूद भी आप एक्सेल को यूज़ करके उस पर मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं और वो आपके काम आता है। तो एक्सेल इज़ द थिंग जो कि फर्म में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आई के अपने उसके ऊपर अभी हैंड्स ऑन कोर्स भी इसीलिए इंट्रोड्यूस की है। देन हमने ये बात की कि क्या रीज़न है, किस तरह से अब फाइनली ये किसकी कस्टडी में होना चाहिए। हमने वर्किंग पेपर बनाए हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं है। क्लाइंट के कागज़ उनके पास, बट उनके कागज़ों से एक्सट्रैक्ट हुआ और बाद में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेरी कस्टडी में होगी, मैंने संभाल के रखना है। फिजिकल है तो उसको फिजिकल संभाल के उसको पानी से, दीमक से और मौसमी जो चीज़ें हैं, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाना है। अगर सॉफ्ट में है तो उसको हैकर से, उसको करप्शन से, उसमें वायरस वगैरह इन चीज़ों से बचाना है। प्रॉपर बैकअप्स वगैरह लेके रखनी है, संभाल के रखना है। अब कब तक संभाल के रखना है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि कम से कम 5 साल, लेकिन अपने मुल्क की लोकल रिक्वायरमेंट भी देख लेना। पाकिस्तान में ऑडिटर की लोकल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कंपनियों की इंफॉर्मेशन कम से कम 10 साल के लिए संभली होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को हमारी किताब ने भी रेफ़र किया कि वैसे तो 5 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने कंपनियों के रिकॉर्ड को कब तक संभाल के कहा है, 10 साल। तो ऑन सेफर साइड अगर हम उसे 10 साल तक संभाल के रखते हैं तो फिर कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती और वो बच जाता है। अब फाइनल इशू डॉक्यूमेंटेशन में इज़ अबाउट अपडेट्स। डॉक्यूमेंटेशन आपने कर ली, डॉक्यूमेंटेशन करके ऑडिट खत्म हो गया। ऑडिट जब खत्म होता है आप उसकी असेंबली करते हैं। हर बंदे के पास अलग अलग फाइल्स के अलग अलग वर्जन पड़े हुए, आप सारी फाइल्स को इकट्ठा करेंगे, सारी शीटें सीधी करेंगे, उनको क्रॉस लिंक करेंगे, सारी चीज़ों को एक फोल्डर में डालेंगे, ऑडिट सॉफ्टवेयर में जगह जगह उसे अटैच कर देंगे अगर सॉफ्ट है। अगर हार्ड है तो हर किसी के पास अलग अलग तरह के कागज़ थे, अलग अलग फाइलों में सबको इकट्ठा करेंगे, तरतीब से सेल की एक फाइल बनेगी, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 252 तक उस पर नंबरिंग आ रही होगी, उनकी सारी चीज़ें क्रॉस लिंक हुई होंगी, सारी फाइलें डिसेंट होकर तैयार होकर एक दफ़ा आप उसको अपने गोदाम में रखवा देंगे। होता ये है कि जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं ना तो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, लेकिन अगर आप असेंबली नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर रेफरेंस मुश्किल हो जाएगा। जैसे जब लेक्चर्स ख़त्म होते हैं और वन फाइन गुड डे आप कहते हैं कि बस अब अगले महीने मैंने पढ़ना है और मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, आज तो नहीं, हमेशा आप कहते हैं मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, तो कम से कम आज के दिन एक काम कर लें कि एक दिन बैठ के जो 100 लेक्चर्स हुए हैं उसमें जो टीचर ने अलग अलग डाटा दिया, अलग अलग चीज़ें, आपकी जो अलग अलग किताबें, अलग अलग हैंडआउट्स, अलग अलग सॉफ्ट हार्ड में जो नोट्स हैं, उन सारों को इकट्ठा करके एक जगह कर लेंगे। हाँ भाई ये मेरा ऑडिट का माल है, ये सारी चीज़ें, इनसे मैंने दूर रहना है, मैंने अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यही करते हैं ना ऑडिट के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि असेंबली इज़ कि आप फाइनली सारी चीज़ों को गैदर करें। तो ऑडिट के एंड पे भी एक असेंबली होती है कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करके रख दिया जाए ताकि फ्यूचर में काम आए। चूँकि
क्लासों के दौरान तो आपका कोई कागज़ कहीं है, कोई कहीं है, कोई बैग में होगा, कोई आपके जहन में होगा हाँ वो मैंने ऊपर वाले शेल्फ में ऐसे करके ऊपर वाले कागज़ के नीचे रखा था। अभी जहन में होगा 2 महीने बाद जब आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे होंगे तो आपको भूल के होगा कि वो कौन से वाली जगह पे था, तो सोचेंगे मैं कौन सा तैयार करना था बहुत ज़्यादा और इतना मेरे पास टाइम कौन सा है, तो आप उस कागज़ को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप असेंबल कर रहे होंगे ना चीज़ों को, तो देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसको आगे लेके चल सकें। हो गया जी असेंबल होके हमने या गोदाम में रखवा दिया या हमने कंपनी के वेबसाइट पे सर्वर पे चढ़ा दिया। सॉफ्ट हार्ड दोनों तरह से हो सकते हैं। अब क्या होगा, क्या बाद में चेंज हो सकता है? अगर क्लाइंट में कोई चेंज आ जाए, उनके मेमोरेंडम में चेंज आ जाए, अभी कल परसों हम सब्सिक्वेंट इवेंट की बातें कर रहे थे, उसकी वजह से कोई चेंज आ जाए, तो यस आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट आसानी से नहीं होगी। आपको उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर बाकायदा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त से सिस्टम ओपन होगा। किस बंदे ने वहाँ से कौन सी फाइल माइनस की और कौन सी फाइल अपलोड की, उसका पूरा ट्रैक, उसका लॉग मेंटेन होगा, ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो उस बंदे को पकड़ा जा सके। फिजिकल दौर में ये होता था कि आप जाते थे, आप कहते थे वो जो उसकी करंट फाइल है उसमें सेल्स की तीसरी फाइल में जो 157वां सफ़ा है मैंने हटाना है वहाँ से, तो लॉग मेंटेन होता था कि सेल्स का सफ़ा नंबर 157 जिस पे ये चीज़ लिखी हुई है ये हटाया गया है और इसकी जगह 2 सफ़े लगाए गए हैं 157A 157B। इस वजह से इस बंदे ने इस मैनेजर के कहने पर इस टाइम पर गोदाम खुलवा के ये हमसे अपडेट करवाया है। तो डॉक्यूमेंटेशन जब अपडेट करना है तो इतना ख्याल होगा कि पूरा ट्रैक रखेंगे कि कब कहाँ कैसे वो अपडेट हुआ है और अपडेट होने के बाद अब चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। डन। तो आई कैप को ये वाला टॉपिक बहुत पसंद है, अपडेट वाला और असेंबली वाला। असेंबली नॉर्मली ऑडिट खत्म होने के बाद अगले तकरीबन 2 महीने एक आइडियल टाइम होता है जिसमें असेंबली हो रही होती है। 30 दिन में कर ले तो बड़ा आइडियल है, लेकिन अगर आपको 60 दिन तक भी जा रहे हैं तो भी सम हो ओके है। तो समटाइम ऑडिट खत्म हो गया होता है लेकिन टीम क्लाइंट भी बैठी हुई होती है, क्योंकि वो खाना अच्छा देते हैं। टीम इसलिए क्लाइंट पे बैठी हुई होती है कि वो उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सारा जोड़ रहे होते हैं ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो सही से एक रेफरेंस पॉइंट बन सके। ये बात समझ आई? इससे पहले कि मैं भाई के सवाल की तरफ जाऊँ, वाई नॉट के वो सवाल ब्रेक में आए ताकि ब्रेक की भी काउंटिंग शुरू हो जाए। ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर 15 मिनट बाद जो कि 45 पे हो जाएंगे पूरे, ठीक है, 4:45 पे इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं और फिर हम चलते हैं अपने सैम्पलिंग नामी खूबसूरत स्टैंडर्ड की तरफ। अब आप सवाल पूछना कहाँ गए भाई? ठीक है, अगस्त आ गया, आपको खबर ना मिली है, आप खबरें ढूंढते रह गए। अगस्त भी आ गया, फिर पेपर भी आ जाएगा, मुझे लग रहा है पता नहीं आपको खबर मिलने है कि नहीं मिलने। तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा को मार्केट तोड़ने की बातें करनी है या कुछ और इस तरह से। ओए होए होए भाई, तो बहुत ही ज़्यादा गहराई में उतर गए, इतना फ़लसफ़ा। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में समझना होगा कि सैम्पलिंग है क्या। ऑडिटर सैम्पलिंग कब करता है, कब दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है, सैम्पलिंग के मसलो मसाइल क्या हैं। सैम्पलिंग के अपने कुछ मसले भी हैं। फिर सैंपल करने से जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को पॉपुलेशन तक आप किस तरह से लेके जाते हैं। सैम्पलिंग कितने तरीके से की जा सकती है और सैम्पलिंग का साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, अलग अलग सवाल है। सबसे पहले सैंपल है क्या, बल्कि साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल वर्किंग करनी है। सैम्पलिंग कहते किसे हैं, फिर सैम्पलिंग रिस्क किसे कहते हैं, सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, फिर सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए, सैंपल का सिलेक्शन मेथड क्या होना चाहिए, सैंपल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, रिजल्ट्स को हमने किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, और डिफरेंट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज एनीथिंग लेस देन होल पॉपुलेशन, वो सैम्पलिंग है।
टोटल पॉपुलेशन से जब भी आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अगर मैं एक पॉपुलेशन का 99% भी चेक करूंगा तो वो सैम्पलिंग कहलाएगी। सैम्पलिंग इज सेलेक्टिंग समथिंग विच इज लेस देन पॉपुलेशन। अभी थोड़े पहले हमने बात की, हम बात करते हैं कि दो अप्रोचेज हैं, एक तीसरी अप्रोच भी थी, वो हमने वहाँ डिस्कस की। या आप 100% की तरफ जाते हैं या आप सैंपल की तरफ जाते हैं। अब 100% की तरफ कब जाना है आपने 100% की तरफ जब जाना है जब कम नंबर हो, कम चीज़ें हों, ज़्यादा वैल्यू की हों, रिस्क हो और रेपिटेटिव नेचर 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव बना रहा हो। याद है हमने कहा था कम चीज़ें हैं, ज़्यादा वैल्यू की, ज़्यादा रिस्क है, तो आप 100% की तरफ भी जा सकते हैं। और दूसरी अप्रोच क्या है, आप लेस देन 100% की तरफ आएँ। जब आप लेस देन 100% की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा सैंपल। जब सैंपल आएगा तो फिर सैम्पलिंग रिस्क भी आएगा। जब सैंपल आता है तो अपने साथ सैंपल रिस्क भी लेके आता है। ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होती है, या ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। सैंपल क्या रिस्क लेके आता है? जब भी मैं सैंपल पे काम कर रहा हूँ तो क्या मुझे पूरी पॉपुलेशन का पता है, लेकिन मैं सैंपल की बेस पे पूरी पॉपुलेशन पर आई काम कर रहा हूँ। एक टिपिकल देसी एग्जांपल लेता हूँ। एक शख्स को ये टास्क मिला है कि उसने बताना है कि जो सामने से सप्लायर की तरफ से आमों का भरा हुआ ट्रक आया है, इसमें आम मीठे हैं या नहीं। आमों का जो भरा हुआ ट्रक आया है, इसमें आम मीठे हैं या नहीं। और फ़र्ज़ करें उसने 1000 आम है और उसने कोई से 10 आम चख के ये बताना है कि ये आम मीठे हैं या नहीं। अब आमों को सिलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। पेटियों में से रैंडम सिलेक्शन भी हो सकती है। जो शुरू में आए हुए 10 आम है उनको किया जा सकता है, आखिरी 10 आम को किया जा सकता है, कोई फार्मूला लगाया जा सकता है। आमों का अगर कोई सीरियल नंबर हो तो सॉफ्टवेयर से कहा जा सकता है मुझे सीरियल नंबर बता दो और वो सीरियल नंबर वाले आम उठा लें। तो आपने 10 आम उठाए और 10 आम चखने के बाद आपने ये बताना है कि पॉपुलेशन मीठी है या नहीं। ये बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा रिस्क है। आप 10 चीज़ों को चख के आप 100% की तरफ भी नहीं जा सकते कि मैं 100,000 के 1000 आम चख के फिर बताऊंगा आम अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि आपने वो बेचने भी हैं। तो आपने उठाना सैंपल है और राय कायम करनी है उस ट्रक के बारे में। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी ना करता हो। पता नहीं मेरे जुमले तक आप कहाँ तक पहुँचे। आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी ना करता हो। मैंने 10 आम उठाए और उनमें से 9 मीठे निकल आए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 90% आम मीठे हैं। या अगर मेरे से कोई मैथमेटिकली बात करेगा तो मैं कहूँगा गालबन 900 के करीब आम मीठे होंगे। गालबन 900 के करीब आम मीठे होंगे। हुआ ये कि आम थे 700 फीके और 300 मीठे थे। इत्तफाकन मेरे सैंपल में मीठे ज़्यादा निकल आए। दिस इज़ अ सैम्पलिंग रिस्क कि शायद मेरा सैंपल मुझे पॉपुलेशन के बारे में गलत राय वो कर दे। शायद मैं सैंपल उठा के कहूँ चीज़ बहुत अच्छी है जबकि चीज़ ख़राब हो, और शायद मैं सैंपल उठा के कह दूँ चीज़ ख़राब है जबकि चीज़ सही हो। मैंने 10 आम खाए, उनमें से 9 फीके निकल आए। शायद सैंपल में 950 मीठे आम थे, इत्तफाकन मेरे हाथ जो 10 आए उनमें से 9 फीके थे। जैसे बच्चे तो कितने सारे अच्छे अच्छे होते हैं, मुझे आप लोग मिले तो अब आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब आपकी बेस पे जो है वो अगर मैं राय कायम करूँ कि पूरी पॉपुलेशन अच्छी है तो ये गलत बात होगी। पॉपुलेशन में तो हर तरह के बुरे लोग हैं। आप यही समझे थे ना। मैं बड़े मौके पे ना टर्न दिया है, मैंने कहा ये जो है ना इस वक्त सारे मारेंगे, फिर जो है ना जल्दी से जो है ना जुमला बदल लें, सारे हट्टे कट्टे जो है ना वो ऑडिट तक पहुँचे हुए तो जो है ना। अच्छा, अक्सर बच्चे हैरान हो रहे हैं, वाकई मतलब घर जाके अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या मतलब मैं 2 साल पहले ऐसा नहीं दिखता था। भाईजान आप 2 साल पहले दिखते ही नहीं थे, ठीक है। अब आप लोग जो है ना डचकरे हुए हैं, आप लोग मतलब जन बने हुए हैं। को ख्याल करें आप लोग क्या खा रहे हैं। मतलब मैं हमेशा मानता था कि मैं शायद एक मोटा आदमी हूँ, लेकिन मतलब ये क्लास तो भरी पड़ी है मतलब हट्टे कट्टे लोगों से। तो खैर आप लोग पढ़ने का बोझ आपके ऊपर है, तो ये बोझ इंसान को जो है ना वो हाँ इस बोझ से इंसान फूल जाता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि सैंपल आपको पॉपुलेशन के बारे में गलत वर्गला सकता है। अब मुझे बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपल से क्या क्या गलती हो सकती है। 2 गलती है ना, क्या आप सही को गलत मान लें या गलत को सही मान लें। हो सकता है आपके सैंपल की बेस पे आप कहें कंट्रोल इफेक्टिव हैं जबकि इफेक्टिव नहीं है, या आप सैंपल की बेस पे कहते हैं कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल की बात करते हैं। आप कह दें मेटीरियल में स्टेटमेंट है जबकि ना हो, और आप कह दें नहीं है जबकि हो, तो ये 2 तरह के मसले हैं। सैम्पलिंग रिस्क की ऑडिटर की इंक्लूजन जब सैंपल की बेस पे होगी तो वो डिफरेंट होगी। अगर वो पूरी पॉपुलेशन को उठाता तो कुछ और राय पे पहुंचता, चूंकि सैंपल की बेस पे उठाया तो वो राय गलत पे पहुंच गया है। 2 ही मसले हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और रिजेक्शन ऑफ
राइट। अगेन इस टेबल को देख के मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि ये टेबल भी हमारी किताब से किसी अजीम बड़ी किताब ने चोरी किया है, ऑफिशियल किताब। एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और रिजेक्शन ऑफ राइट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स आप कह दें कि इफेक्टिव हैं जबकि वो इफेक्टिव ना हो, आप रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लें। और रिजेक्शन ऑफ राइट क्या है? कंट्रोल्स सही हैं लेकिन आपको लगे वो लेस इफेक्टिव है। इसी तरह टेस्ट ऑफ डिटेल में आप कहें वो एग्जिस्ट नहीं करती जबकि वो एग्जिस्ट करती हो, और आप कह दें वो एग्जिस्ट करती है जबकि नहीं करती। तो या आप रॉन्ग को सही मान लेंगे, यानी पॉपुलेशन रॉन्ग थी और आपके सैंपल ने एक्सेप्ट करवा दिया, या पॉपुलेशन राइट थी और आपके सैंपल ने रिजेक्ट करवा दिया। आम खाए 10 में से 9 मीठे लगे, पॉपुलेशन ख़राब थी लेकिन मेरे सैंपल ने कह दिया सही है, मैं टिक मार्क करूँगा और ट्रक को आगे जाने दूँगा। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और अगर रिजेक्शन ऑफ राइट होता, मैं 10 आम खाए 9 फीके निकले, 1000 आम में से 10 आम खाने पे फीके निकले, अब मैं डर गया, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, तो मुझे क्या करना होगा? फर्दर सैंपल उठाना होगा। इसका मतलब है ये वाला एरर मेरे से मेहनत ज़्यादा करवाएगा लेकिन मेरे ऑडिट की जो इफेक्टिवनेस है वो आउट नहीं होगी, एफिशिएंसी मुतासर हो जाएगी। तो मेरा सैंपल अगर मुझे अजीब से रिजल्ट दे तो मैं सैंपल बढ़ाता जाऊँगा जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए, और मेरा सैंपल मुझे पसंदीदा रिजल्ट दे दे तो मैं उतने ही सैंपल पर इक्तफा करके आगे चल पड़ूँगा। तो ये ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। यानी हम कहते हैं कि जब आप एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग करते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस मुतासर हो जाती है, आप एक गलत ओपिनियन पे पहुंच जाते हैं, आप एक गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप एक राइट को रिजेक्ट कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी मुतासर होगी, आपको मज़ीद काम करना पड़ जाएगा। ज़्यादा बड़ा ख़तरा क्या है? सही को गलत मान लेना या गलत को सही मान लेना? गलत को सही मान लेना। क्योंकि गलत को सही मान लिया तो फिर आप उस पर भरोसा करके आगे चल पड़ेंगे और आपकी पूरी ऑडिट की सेहत मुतासर हो जाएगी। ये है सैम्पलिंग रिस्क। याद हमने ऑडिट रिस्क के बारे में बात की थी रेगुलर क्लास में, आप लोगों ने भी, अगर कोई और से भी है। ऑडिट रिस्क ये है कि शायद ऑडिटर एक गलत ओपिनियन तक पहुंच जाए, और हम ये मानते हैं कि ऑडिटर गलत ओपिनियन पे इसलिए पहुंच जाता है कि उसका सैंपल कम होता है। तो अगर वो सैंपल साइज़ बढ़ा ले तो उसका ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑडिट रिस्क और सैम्पलिंग रिस्क का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बट ऑडिटर को मसला सिर्फ सैम्पलिंग रिस्क का नहीं होता, नॉन सैम्पलिंग रिस्क का भी होता है। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन किताब ने दी है कि मैं अशश कर उठाऊँ। रिस्क दैट ऑडिटर रीचेज अ रॉन्ग कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं होगा, इसका मतलब है ऑडिट में सिर्फ 2 ही रिस्क होते हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जैसे मैं कहूँ दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान होते हैं, एक वो जिनका नाम आतिफ आब्दी है और एक वो जो नॉट आतिफ आब्दी हैं। बड़ा इन्होंने साइंस की है कि 2 ही तरह के रिस्क हैं, या सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग। तो इसका मतलब है कि कुछ रिस्क हैं जो सैंपल सिलेक्शन से रिलेटेड है, और कुछ रिस्क हैं ऑडिटर से जजमेंट भी तो गलत हो सकती है, कैलकुलेशन भी तो गलत हो सकती है। अब वो कॉस्ट की क्लास में बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट भी समझ आया हुआ होता है, सवाल भी समझ आ रहा होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए जवाब गलत निकाल लेते हैं। तो लॉजिक का मसला नहीं होता, सुस्ती होती है, एक ज़ीरो कम दबा दिया होता है, मल्टीप्लाई गलत कर दिया होता है, जल्दबाजी की होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ गलतियाँ सैंपल की वजह से हैं और कुछ गलतियां सैंपल की वजह से नहीं है, ऑडिटर की अपनी मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन या अपनी तबीयत की वजह से है। अब जो ऑडिटर गलती से गलती करेगा उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सैंपल कम ज़्यादा है उसको तो ठीक कर सकता है। तो जब मैंने ऑडिट रिस्क को सेट करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है, तो फिर मैं काम करता हूँ सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर। मैं सैम्पलिंग रिस्क को कम ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा कब होगा? जब सैंपल छोटा होगा, और जब सैंपल बड़ा होगा तो रिस्क कम होगा। ये बात समझ आई? तो सैंपल और सैम्पलिंग रिस्क की कहानी हमें समझ आ गई। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सैंपल डिज़ाइन, साइज, सिलेक्शन। अब सैंपलिंग करते हुए अप्रोच क्या फॉलो की जाए? 2 मशहूर अप्रोचेज हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एक को कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच कहते हैं ऐसी अप्रोच जिसमें कोई साइंस होती है, जिसमें कोई साइंस, और नॉन स्टैटिस्टिकल जिसमें कोई साइंस नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आने से पहले एक सॉफ्टवेयर में बच्चों के रोल नंबर डालूं और सॉफ्टवेयर से कहूं कि मुझे साइंटिफिकली इन रोल नंबर में से घुमा फिर आके रैंडमली जनरेट करके कुछ रोल नंबर दो जिनसे जाके मैं पूछूं कि बेंच उन्हें तकलीफ तो नहीं देता। अब इसमें ये जो सैम्पलिंग है ये स्टैटिस्टिकल वे में बनी है। ये सैम्पलिंग ऐसी है जिसमें मेरी जजमेंट नहीं है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर ने डाटा दिया है। इसका मतलब है कि ये जो तमाम बच्चे हैं इनके सिलेक्ट होने के चांस बराबर होंगे, और इसके रिजल्ट्स को मैं पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्लास में आके अपनी पसंद के 2-3 बच्चों से पूछूं कि हाँ भाई तुम्हें बेंच पे तकलीफ तो नहीं हो रही, तो वो जो बच्चे जवाब देंगे ये जो मेरा सैंपल था ये स्टैटिस्टिकल नहीं था,
ये जजमेंटल था, नॉन स्टैटिस्टिकल। तो एक स्टैटिस्टिकल होता है, स्टैटिस्टिकल को हम कहते हैं जिसमें रैंडम सिलेक्शन या कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी या कोई सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है जिससे सैंपल्स उठाए जाएं। और नॉन स्टैटिस्टिकल जो जजमेंटल सैम्पलिंग है जिसमें आप अपनी जजमेंट की बेस पर सैम्पलिंग करते हैं। जी, अब स्टैटिस्टिकल कैसे कैसे होगा, ये पहले अप्रोच पढ़ेंगे फिर इसके मेथड्स पढ़ेंगे। 4 मेथड हैं, 2 अप्रोचेज हैं। अप्रोच ये है कि आपने कोई टूल यूज़ करना है और सबको बराबर चांस देना है या अपने दिमाग को यूज़ करना है। अगर मैंने अपने दिमाग को यूज़ किया तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, और अगर मैंने किसी सिस्टम, निज़ाम, मैकेनिज़्म, मशीन, सॉफ्टवेयर, टूल, तरीके को फॉलो किया तो वो स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिकल के फ़ायदे ये हैं कि तमाम आइटम के पास इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने का। स्टैटिस्टिकल के फ़ायदे ये हैं कि मैं उसके रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर राय कायम कर सकता हूँ। लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल जो मैंने अपनी जजमेंट पे अपनी पसंद से आइटम सेलेक्ट किए हैं, मैंने जान के पूछा ही उन 5 बच्चों से जिनका मुझे पता था कि इनको बेंच से मसला नहीं होगा, तो मैं उस राय को पूरी क्लास पे कायम करूँगा तो वो गलत होगा। तो स्टैटिस्टिकल में एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली प्रिसाइज बेसिस मिल जाती है आपको, और इसमें आप सैंपल को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग किसी टूल, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से कह दें आप सैंपल निकाल दो। और दूसरा तरीका, आप नॉन स्टैटिस्टिकल की तरफ जाएँ। नॉन स्टैटिस्टिकल के क्या फ़ायदे हैं, जो स्टैटिस्टिकल के नुकसान हैं। क्योंकि इसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, और फिर बहुत ज़्यादा आपको ख्वारी हो जाएगी। और अगेन फिर भी जो जजमेंट है वो तो जजमेंट ही है ना। जजमेंटल सैम्पलिंग का फ़ायदा ये है कि एक ऑडिटर का अपना ज़ाती बाइस, और बाइस बुरी बात थोड़ी है, ऑडिटर की जजमेंट तो हमें चाहिए। तो जो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी। ऑडिटर उन आइटम्स को ज़्यादा टाइम देगा जो कि उसे लगता है कि हाँ भाई इन पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। ये अप्रोच समझ आने के लिए ना, सैंपल के जो मेथड्स हैं वो अगर हमें पता हो ना तो ज़रा इजीली हो जाएगा। बेसिकली सैंपल सेलेक्ट करने के 4 मशहूर तरीके हैं। वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन 4 मशहूर हैं जो स्टैंडर्ड डिस्कस किए। एक 5वां मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है। ICAP ना हर 2-3 अटैम्प बाद वो सिलेबस में ऐड कर देता है, फिर 2-3 अटैम्प बाद शर्मिंदा होकर खुद ही से सिलेबस से निकाल देता है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस लेवल के बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। हम वो 4 पढ़ते हैं जो टिपिकली बताए जाते हैं। रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडमली, पुराने ज़माने में रैंडम नंबर जनरेटर टेबल होते थे। आप देखते थे कि 1 से 1000 तक मुझे रैंडम 10 नंबर चाहिए, तो उस टेबल में एक खास जगह पे आते थे, किताबचा सा होता था जहाँ 1 से लेकर 1000 तक के 10 रैंडम नंबर्स होते थे। 20 रैंडम नंबर चाहिए तो शायद किसी और सफ़े पे मिल जाए। तो पुराने ज़माने में रैंडम नंबर टेबल होते थे। आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इवन आप अपने एक्सेल को कहते हैं कि मुझे इस नंबर से इस नंबर तक रैंडम नंबर जनरेट कर दो, वो कर देगा। तो रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने का एक तरीका रैंडम सैम्पलिंग। आप तमाम आइटम्स का कोड सिस्टम को बताएं और सिस्टम से कहें मुझे रैंडमली 10 वो बता दो। तो अगर क्लास में आने से पहले मैं सॉफ्टवेयर से कहूँगा मुझे रैंडमली 10 बच्चे चूज़ कर दो और मुझे CRN फलाना 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 फलाना, तो मैं बस उन बच्चों से पूछूंगा। मेरी अपनी जजमेंट नहीं थी, 22 सैंपल नहीं है, ये तमाम आइटम्स को सही से रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ आ रही है? तो रैंडम सैम्पलिंग का कोई नुकसान है? क्या नुकसान है रैंडम सैम्पलिंग का? कुछ भी उठा देगा भाई। एक कंपनी है उसमें 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की ट्रांजैक्शंस है। मैंने कहा मुझे 200 ट्रांजैक्शंस चाहिए सेल्स की, रैंडम नंबर जनरेटर से अपने कहा, उसने जनरेट करके दे दी। पता ये लगा कि जुलाई के महीने में उसने 110 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर दिए। अगस्त, सितंबर, नवंबर और मई में एक भी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट नहीं की। रैंडम का तो ये प्रॉब्लम है ना, रैंडम तो रैंडम है, रैंडम तो। अब फिर मैं सोचता हूँ मैं अपनी पसंद से सैंपल उठाऊँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं सोचता हूँ काम करता हूँ, मैं सारी पॉपुलेशन सामने फैला के बराबर हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे हैं और मुझे 50 का सैंपल उठाना है। 1000 बच्चे हैं और 50 का सैंपल उठाना है। 1000 को 50 पे डिवाइड करें, कितना? 20। इसका मतलब है हर 20वां बच्चा शुड बी माई सैंपल। लेकिन इसका मतलब है कि जो बच्चे पूरे 50 पे डिवाइड हो रहे हैं उनके चांसेस बढ़ गए। और हम जब कहते हैं कि सारे लोगों के पास बराबर चांस होना चाहिए सिलेक्शन का, तो वो क्या हुआ? रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ तो बीच बीच में से चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसका एक फ़ायदा है, हर 20वें बच्चे के बाद ये नहीं समझें कि 1000 रसीदें और पूरे महीनों पे फैली हुई हैं, 12 महीने। जब आप इस तरीके से आएंगे तो तकरीबन सारे महीनों की, तकरीबन सारी डेट्स की आसपास की रसीदें मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रैंडम नहीं होंगे। अब आपको रैंडम भी करना है, चांस इक्वल भी ख़राब करना है, और ये मेथड भी आपको अच्छा लगा, तो फिर आप क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे।
आप रोल नंबर 1 से लेके 20 के दरमियान सिस्टम से कहेंगे मुझे रैंडमली एक नंबर बताओ, उसने कहा 18, आपने कहा ओके 18, 38, 58, 78, 98, पता नहीं आपको बात समझ आई है नहीं। हर 20-20 का इंटरवल उठाना था हमने, लेकिन पहले 20 में से रैंडम नंबर कह दिया, तो उसने रैंडम नंबर 18 दे दिया और उसके बाद हम 20 ऐड करते चले गए। तो अब क्या होगा, हमारे पास अजीब अजीब से नंबर सेलेक्ट हो रहे होंगे, वो नहीं जो पूरे पूरे 20 पे डिवाइड होते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। रैंडमाइजेशन भी आ गई और आपने पॉपुलेशन को भी तोड़ लिया। इस मैकेनिज्म को, इस चीज़ को हम लोग अपनी ऑडिट की ज़बान में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन, एक स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली चूज करते हैं, फिर आइटम को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि एक स्टैंडर्ड गैप आए बीच में, जैसे हर 10वां आइटम एग्जांपल दी है। फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन पॉपुलेशन को ऊपर रखेंगे और नीचे सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये बात समझ आई। तीसरा मशहूर तरीका हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग। हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग का मतलब है कि एक बंदा अपनी जजमेंट की बेस पे रैंडमली सैंपल चूज कर रहा है। अब ये रैंडम में और हैपहैज़र्ड में क्या फ़र्क है? रैंडम में सॉफ्टवेयर ने किया था, मैं अगर क्लास में आने से पहले कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके लेके आऊँ, अब मैं अपनी पसंद से बच्चों के नाम नहीं पुकारा, मुझे सॉफ्टवेयर ने बताया कि 10 बच्चों के नाम पुकारो, ये रैंडम है और ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का तरीका है। और अगर मैं क्लास में आके कहूँ हाँ भाई आप बताओ, अच्छा जी आप बताओ, अब इसमें मेरा बाइस्ड आ जाएगा। शायद कुछ बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे कम सेलेक्ट होंगे, शायद तीसरी रो के बच्चों की कभी बारी नहीं आएगी, शायद आगे वाली रो की सबसे ज़्यादा बारी आएगी, सबसे पीछे वालों की सबसे ज़्यादा बारी आएगी। तो ये कहलाता है हैपहैज़र्ड, जिसमें आप आर्बिट्रेटरी बेसिस पे वो करते हैं और कोई भी एनी 100 इनवॉइस फ्रॉम फाइल, ये साइंटिफिकली वैलिड मेथड नहीं है और इसमें बाइस हो सकता है क्योंकि ये हैपहैज़र्ड है। फिर एक चौथी तरह की बात भी होती है, ब्लॉक सैम्पलिंग। बात ये है कि अगर मैं कॉलेज में चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन हर तरह के बच्चे से एविडेंस मिल जाए, तो सिस्टमेटिक से अच्छी बात कोई नहीं है। मैं रोल नंबर 1 से लेके 2000 तक डिफाइन किया वो कॉलेज में। अब 1 वाले रोल नंबर शुरू वाले पीआरसी के बच्चे क्यों हों, फिर आगे कैफ के शुरू के पेपर वाले होंगे, फिर आगे वाले। तो जब मैं हर 20वां बच्चा सेलेक्ट कर रहा हूँगा तो मेरे पास तकरीबन हर तरह के बच्चों की नुमाइंदगी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि शायद इस पैटर्न में भी मेरे पास हर तरह की पॉपुलेशन नज़र ना आए। शायद इत्तफाकन जब मैं 20-20 का गैप डाल रहा हूँ तो हो सकता है क्लास के पहले 5 रोल नंबर मैंने हमेशा अच्छे लाइक बच्चों को दिए होते हों, तो शायद मेरे उस पैटर्न के साथ रेजोनेट कर जाए और सारे लाइक बच्चे उठ के आ जाएं। जैसे अगर आपने वहाँ पे किया रसीदों में, तो हो सकता है आपको हर दफ़ा 25 तारीख की रसीद मिल रही है और 25 तारीख वाले दिन सारे लोग बड़े एक्टिव होकर रसीद बनाते हो। तो ब्लॉक सैम्पलिंग आप क्या करेंगे, आप एक पूरा ब्लॉक उठा लेंगे, रादर देन कि मैं बीलो की क्लास के 3 बच्चों से पूछूं, सीलो की क्लास के 3 बच्चों से पूछूं, एमएफए की 3 बच्चों से पूछूं, मैं ऑडिट की क्लास के 100 बच्चों के 100 बच्चों से पूछ लूँ। इन 100 बच्चों में अच्छे बच्चे भी होंगे, बुरे बच्चे भी होंगे, लाइक भी होंगे, ना लाइक भी होंगे, लाहौर के भी होंगे, लाहौर से बाहर के भी होंगे, पढ़ने के शौकीन भी होंगे, पढ़ने के शौकीन नहीं भी होंगे। तो इन 100 बच्चों के ऊपर जब मैं सैंपल वो करूँ और इनसे मैं इंक्वायरी करूँ तो उससे मुझे हर तरह का आइटम मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सिर्फ ऑडिट का। तो हो सकता है कि मैं पूरे महीने साल की जो इन्वॉइसेज हैं उसमें से मई पकड़ूं और मई की 100% इन्वॉइसेज वेरीफाई कर लूँ। छोटी इन्वॉइस भी, बड़ी इन्वॉइस भी, 1 साइन वाली भी, 2 साइन वाली भी, फलाना आइटम वाली भी, फलाना आइटम वाले भी। तो उससे क्या होगा, मई के अंदर जिसने भी गड़बड़ें की होंगी, छोटी छोटी इन्वॉइसेज में इधर छुपाया होगा, तो मई के जो 100% देखूंगा ना, तो उससे बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं इस मई की बेस पे पूरे साल पर राय नहीं कायम कर सकता। तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग की दूसरी किस्म है ब्लॉक सैम्पलिंग। आप एक पूरा ब्लॉक सैम्पलिंग यूनिट का उठा लेते हैं। तो रैंडम और सिस्टमैटिक को मैं कह सकता हूँ ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, और हैपहैज़र्ड और ब्लॉक को मैं क्या कह सकता हूँ, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। कंप्यूटर का होना ज़रूरी नहीं है, असल में आपको बस रैंडम नंबर्स किसी एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए। मैं इसलिए कंप्यूटर बोल रहा हूँ कि आज के दौर में हम क्यों मेहनत करेंगे किसी रैंडम नंबर जनरेटर की तरफ जाने की, हम उसको किसी टूल से वेरीफाई करेंगे। अगर मैं खुद से भी सोच रहा हूँ ना रैंडम नंबर, तो भी रैंडम नहीं है क्योंकि मेरा बायस इन्वॉल्व हो गया। लेकिन कंप्यूटर मुझे दे रहा है तो कंप्यूटर अनबायस्ड है, उसे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है। अगर मुझे कोई और बंदा डाटा प्रोवाइड करे और उसने कंप्यूटर से जनरेट किया हो, चूँकि अगर उसने भी खुद जनरेट किया है तो मेरा बायस नहीं है लेकिन उसका बायस आ गया।
वो मुझे डाटा ही वो देगा जिसमें शायद कम दिक्कत हो। तो इसलिए अगर हमें डाटा, अगर हमें सैंपल पहले से कहीं मिले और हमने उसको खुद से ना सेलेक्ट किया हो, किसी पैटर्न या मेथड के थ्रू सेलेक्ट किया हो विदाउट इन्वॉल्विंग पर्सनल जो जजमेंट है, तो फिर वो बन जाएगा बिल्कुल। सैम्पलिंग रिस्क ऑडिट रिस्क में कहाँ क्लासीफाई होता है? ऑडिट रिस्क का मैप जिनको पूरा पता है, ऑडिट रिस्क में 3 तरह के रिस्क हैं, इनहेरेंट, डिटेक्शन, ठीक है। ऑडिटर के हिस्से का कौन सा रिस्क था? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क कब बढ़ता है? जब ऑडिटर कम काम करता है। और कब कम होता है? ज़्यादा काम करता है। ये ज़्यादा काम करने से शायर की क्या मुराद है? ज़्यादा सैंपल। तो टेक्निकली ये डिटेक्शन रिस्क को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। डिटेक्शन रिस्क में 2 रिस्क हैं, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बोंगे हैं, हमसे बोंगियाँ हो जानी है, मतलब उसके ऊपर हम अपनी ट्रेनिंग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम कोई भी बोंगी मार सकते हैं, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क तो सिस्टम का बिल्ट इन रिस्क होता है ना, हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर, ये ऑडिटर के डिटेक्शन रिस्क में ऑडिटर के सारे रिस्क डाल देंगे। ऑडिटर के डिटेक्शन रिस्क में 2 रिस्क होंगे कि ऑडिटर से गलती हो सकती है या उसका सैंपल उसको धोखा दे सकता है। तो अगर सैंपल धोखा दे या ना दे, इस चीज़ को कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उसको अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस दफ़ा डिटेक्शन रिस्क को कम कर दूंगा, मैं ये वाली चीज़ को, अपनी जो नॉन सैम्पलिंग रिस्क कैसे कम कर दूंगा। वो हमारे इख्तियार में नहीं। अगर इख्तियार में हो तो हम करेंगे क्यों? तो हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन सा रिस्क है? सैम्पलिंग। सैंपल कम ज़्यादा करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जितना डिटेक्शन रिस्क आपने ज़्यादा करना होगा, अब अगेन मैं इसलिए उस तरफ नहीं आ रहा कि वो एक अलग फ्रेमवर्क है, डिटेक्शन रिस्क हमने सेट करना होता है। तो ये जुमला सही नहीं है कि डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे। डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा रखना होगा तो हम क्या करेंगे, कम रखना होगा तो हम क्या करेंगे। इसी गुफ्तगू को यहाँ पे होल्ड करें, और जब चैप्टर 3 में मैप बना रहा हूँ तो एक दफ़ा दोबारा से उस चीज़ को याद कराएं ताकि सबको समझ आए कि बात क्या हो रही है, क्योंकि इस वक्त फिर हम एक डिफरेंट फ्रेमवर्क में चले गए। तो डिटेक्शन रिस्क का इससे ताल्लुक़ है। और अगेन ये मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा, वो भाई के सवाल की वजह से मैंने उनको बताया था ताकि वो ईजी हो जाए। तो वो हम वापस अपने असल चैप्टर पे आते हैं जहाँ पे हम एक बड़ी मज़े की डिस्कशन कर रहे हैं। क्या ये हमें सैम्पलिंग के मेथड समझ आए? अगला सवाल, व्हाट शुड बी साइज ऑफ सैंपल? सैंपल बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? चले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आप सैंपल पे भरोसा करना चाह रहे हैं तो सैंपल बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आपको एक जगह कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कम होना चाहिए? आप कंट्रोल को अच्छी तरह से चेक करके कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि मैं सब्सटेंटिव पे कम काम करूँ, तो बड़ी सीधी सी बातें हैं। 1-2 मुश्किल वर्ड्स हैं, बाकी सीधी बातें हैं। मुश्किल वर्ड्स इसलिए कि वो भी हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो अगर सैंपल साइज़ पे डिबेट हो रही हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बढ़ने का आपको चांस लग रहा है, आप सैंपल साइज़ बढ़ा दें। आपको एक्सपेक्टेड डेविएशन या मिसस्टेटमेंट ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है यहाँ गड़बड़ ज़्यादा होंगी, बढ़ा दें। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट, ये चीज़ अभी हमने समझनी है, इसको साइड पर रख देते हैं। इंक्रीज इन डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, बढ़ा दें। अदर प्रोसीजर उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, कम कर दें। पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? स्ट्रेटिफिकेशन है कि पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। उससे क्या होगा? उससे आपको ज़्यादा बेहतर एविडेंस मिलेगा। आमों का ट्रक आया, आपने उन पेटियों को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि ये उस शहर की पेटियाँ, उस शहर की पेटियाँ, उस शहर की पेटियाँ, उस शहर की पेटियाँ, और हर पेटी में से एक आम निकाल के खाया। अब आपको जो एविडेंस मिलेगा वो ज़रा ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर स्प्रेड हुआ होगा। मैं कैंपस में एंटर होने के बाद अपने आप को मिलने वाले अलग अलग बच्चों से पूछता रहूं कि हाँ भाई आप कॉलेज से मुतमईन है या नहीं, और ऐसे में मैं 50 बच्चों से पूछूं, चांस ये है कि उनमें से 30 बच्चे शायद एक ही क्लास से निकल के आ रहे हो। तो मैं 50 बच्चों से पूछूं कि आप कॉलेज से मुतमईन है या नहीं, रादर मैं 20 अलग अलग क्लासों में जाके 2-2 बच्चों से पूछूं। अब मेरी पॉपुलेशन जहाँ मेरे सामने रैंडम सी पॉपुलेशन थी, मुझे अच्छा एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जब मैंने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो पर ग्रुप में जो एविडेंस मिल रहा है वो अच्छा है। इस फिनोमेना को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एनी कैटेगरी, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल एसी हैं, ऑर्डर फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता है एसीओं को, कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकता है? वो कह सकता है 1.5 टन के, 1 टन के, 2 टन के, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, पुराने, नए,
उस कंपनी के क्या आप डेटर्स को भी स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं? पुराने नए, बड़ी अमाउंट के, छोटी अमाउंट के, इस प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट के, जिनको राइट ऑफ किया हुआ है, जिनकी प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, वो और दूसरे वाले, डिफरेंट सिटीज़। तो इसका मतलब है कि एट एनी गिवन टाइम जब आप एक पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, उसमें से सैंपल उठा रहे हैं, तो आप पॉपुलेशन को अगर किसी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिवाइड कर देंगे ना, और आप अब उस स्ट्रेटिफाइड, उस ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन में से सैंपल उठाएंगे, तो कम सैंपल से आपको ज़्यादा एविडेंस मिलेगा। तो अगर मेरी पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाई हुई है तो सैंपल साइज कम भी। 20 क्लासों में 2 बच्चों से पूछा, 20 × 2, और पहले कितनों से पूछा था? वो इतना रिलायबल नहीं था और ये रिलायबल है, हालांकि ये तो कम है। क्यों? स्ट्रेटिफाई किया हुआ है। तो पॉपुलेशन को आप किसी भी बेस पे स्ट्रेटिफाई कर दें तो उसकी वजह से भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। किताब में इसका ओवरऑल बड़ा दर्दनाक सा टेबल है, उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बेस पे भी फैक्टर्स हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बेस पे फैक्टर्स हैं। मैंने उनको आमने सामने खड़ा कर दिया ताकि जो लाइक वाइज आइटम है नजर आए, लेकिन अभी भी 1-2 ऐसे लाइन आइटम्स हैं जिन पे अभी डिस्कशन नहीं हुई, जिसमें वर्ड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझना है प्रोजेक्शन को, माइंड मैप अबाउट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक पहुंचते कैसे हैं? किताब ने न्यूमेरिकली नहीं बताया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकली ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। अब ये समझना है, ये बड़ी मज़े की डिस्कशन होने जा रही है। मेरी पॉपुलेशन है, मैं सेल्स का ऑडिट कर रहा हूँ, मेरी पॉपुलेशन है 1 मिलियन की। पॉपुलेशन कितनी है? 1 मिलियन। मैंने सैंपल उठाया 1 लाख का। पॉपुलेशन कितने रुपए की है? 1 मिलियन की। ज़ाहिर है मैं पूरी पॉपुलेशन पे तो नहीं काम करूंगा। मैंने सैंपल उठाया उस एरिया का, जिस सेल्स का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने ज़रा पूछा कि भाई इसकी कोई परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी है? हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसी खास एरिया की भी हम मेटीरियलिटी सेट कर सकते हैं। पता ये लगा कि भाई इस एरिया की जो परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी है ना, वो 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख। मैं कहा चलो गली मुक गई। लाख रुपए में बड़े से बड़ा एरर कितना आएगा? लाख रुपए का। मेटीरियलिटी कितनी है? टेंशन खत्म। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, ये तो गड़बड़ है। जब मैं सैंपल छोटा उठा रहा हूँ तो सैंपल को सैंपल से या पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से कंपेयर करना होगा। चलें जी, मैं कहता हूँ सिनेरियो 1, मैंने सैंपल उठाया 1 लाख का, एरर इन सैंपल आ गया 17,000 का। सैंपल में एरर कितना है? 17,000। और मेरा सैंपल कितना है? 1 लाख। और मेरी पॉपुलेशन कितनी है? तो अगर 1 लाख के सैंपल में इतना एरर निकल रहा है तो 1 मिलियन की पॉपुलेशन में कितना हो सकता है? आप क्या करेंगे? आप इस 17,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मैं इस 10 को लिख सकता हूँ कि दिस इज पॉपुलेशन बाय सैंपल? इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन रेट। क्योंकि ऑडिटर पॉपुलेशन पे तो काम ही नहीं कर रहा, और ये मेटीरियलिटियाँ किसकी दी होती हैं? पॉपुलेशन की। पूरी सेल्स की मेटीरियलिटी, पूरी फलाना की मेटीरियलिटी। तो मैंने सैंपल पे मेरे एरर निकला 17,000, मैंने मल्टीप्लाई किया उसको प्रोजेक्शन के रेट से। मेरे सैंपल का जितने गुना मेरी पॉपुलेशन है मैंने उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जवाब क्या आया? 1,70,000। और मेरी मेटीरियलिटी कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हो गया। ये बात समझ आई? सैंपल ने मुझे गलत इंडिकेशन नहीं दी, मैंने अपने सैंपल को प्रोजेक्ट करके भी देखा तो भी मुझे मुतमईन सा लग रहा है। सिचुएशन 2, एरर इन सैंपल निकला 25,000 का। नहीं जी, कैलकुलेटर्स तो आपके तेज़ हैं, मैं किसको कैसे मल्टीप्लाई करूं? 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। जवाब क्या निकला? ओ मेटीरियलिटी हिट हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। मेटीरियलिटी हिट हो गई भाई। 2 लाख मेटीरियलिटी थी, 2.5 लाख के मसले आ गए। मसले आ गए, मुमकिन मसले हैं। तो ओपिनियन कब ख़राब करूं? जब असल मसले 2 लाख को क्रॉस कर दें। ये मुमकिन मसले हैं, लेकिन मेरा रिस्क बढ़ गया।
इस एरिया को देख के मैं घबरा गया हूँ, इस एरिया को देख के मैं नहीं घबराया था, बात समझ रहे हैं? इस एरिया को देख के मैं घबरा गया हूँ। मुझे ये डर लग रहा है, जब ये इन्होंने नेगेटिव बात हुई है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक सही पॉपुलेशन को मैं गलत कह बैठूँ। याद है जब हमें सही गलत लगने लगता था हम क्या करते थे? सैंपल साइज बढ़ाते थे। मैं कह नहीं यार, अभी मुझे डर लग रहा है, काम करता हूँ मोर सैंपल उठाते हैं, मोर। मैंने मोर उठाया, 1 लाख का और सैंपल उठाया। इस सैंपल में एरर आया इस दफ़ा 7,000 रुपये का। देखिए हो सकता है पहले वाला गलत सैंपल उठ गया, उसमें ज़्यादा मसले आ गए। मैंने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से सैंपल उठाया, लाख का। एरर कितने निकले? अब टोटल एरर्स कितने हैं? 25 प्लस 7 कितने हो गए? 32,000 के टोटल एरर्स निकले हैं। अब कौन अच्छा वाला स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5। क्या सारी क्लास ही समझ रही है कि 5 क्यों बोला गया है? पहले सैंपल कितना था? 1 लाख। 1 का 10 लाख से क्या रिलेशन था? 10 गुना का। अब मेरा सैंपल 1 से बढ़ के 2 लाख हो गया है। अब 2 लाख के सैंपल का जो रिजल्ट है मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। रूल वही है, पॉपुलेशन डिवाइड बाय। ये 5 सबको समझ आ गया? हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब निकला? 1,60,000। ईजी है। परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी कितनी है? 2 लाख। अगर इस दफ़ा फिर ख़राब निकलता ना, मैं मज़ीद सैंपल उठाता, फिर ख़राब निकलता, मज़ीद सैंपल उठाता, या तो मेरा जवाब मुनासिब हो जाए या मेरी मेटीरियलिटी हिट हो जाए। ओपिनियन तब तक ख़राब नहीं करना जब तक आपका पॉपुलेशन ख़राब ना हो। कितना बुरी बात लगेगी, आप कहेंगे जी आपकी सेल्स में मसला है, वो कहेंगे क्यों? हम कहेंगे जी मेटीरियल में स्टेटमेंट आई है, कितने की? 25,000 की। वो कहेंगे ये कैसे? हम कहेंगे देखो आओ तुम्हें मैथ दिखाते हैं, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो, बोला क्या जवाब आता है? देखो ना, जब 25,000 के एरर्स हैं तो हो सकता है 2.5 लाख के एरर हो। ये हो सकता है कि बेस पे ओपिनियन तो नहीं ख़राब कर सकते ना। ओपिनियन तब ख़राब करेंगे जब असल में स्टेटमेंट्स उसको क्रॉस कर दें। क्या प्रोजेक्शन की साइंस समझ आई? जी 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 बिल्कुल। इन्होंने कहा अगर हम चेक करते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं और असल वाले एरर्स ही ये सारे 25,000, 7,000, फलाना हज़ार इकट्ठे होते 2 क्रॉस हो जाए, तो मैं कह दूंगा मेटीरियल स्टेटमेंट हो गई। और अगर मुझे एक ऐसे एरिया पे 100% तक भी जाना पड़ गया जिसमें रिस्क है, तो क्या बुरा है? जिसमें रिस्क नहीं था, जो अपेरेंटली मुझे लगा। अब देखिए ना, गड़बड़ यहाँ पे भी हो सकती है, शायद मेरे हाथ में गलत सैंपल आया हो। प्रॉब्लम ये है कि आप जब रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपको खुद भी नहीं पता लगता। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है कि आप हर चीज़ पे 100% काम करें, वो हम कर नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमसे मिस हो सकती है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग शायद हम कर जाएं और ये हमारे ऑडिट की सेहत भी मुतासर करे, हमें पता भी ना लगे। लेकिन रिजेक्शन ऑफ राइट जो है ना, वो नहीं होगा। अगर आप एक राइट चीज़ है और आप खामखा रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप सैंपल बढ़ाते आपको पता लग जाएगा। सम टाइम जब आपके एरर आपके सामने आते हैं ना, तो उसमें कुछ मिलते जुलते फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह गया और मैंने चेक किए कि वो उनके रसीद पे 2 साइन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उनकी सारी रसीदें थी, मैंने रैंडमली 100 का सैंपल उठाया था। एक रसीद थे, उस पर 2 साइन आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, मैंने साइड पे रख दी। मैंने कहा इसमें नहीं आ रहे। बाकी सब पे 2-2 साइन आ रहे हैं। एक और रसीद आई, 2 साइन नहीं आ रहे, साइड पे रख दिया। चलते चलते एक और रसीद आई, उस पर 2 साइन नहीं है, साइड पे रख दिया। बाद में ध्यान से देखा तो सारी गुजरांवाला की स्लाइड वो थी, इनवॉइसेस। जब तहकीक की तो पता लगा कि गुजरांवाला में सेकंड ऑफिसर अपॉइंटेड ही नहीं है उस वाले डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब है कि ये 3, 4, 5, 10, 12 मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एक मिस स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं? तो सम टाइम मिस स्टेटमेंट जब आपके सामने आती हैं तो आप उनको कैटेगराइज करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई खास पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई खास डिपार्टमेंट रिपीट हो रहा है, खास मंथ रिपीट हो रहा है, खास डेट रिपीट हो रही है, तो आप उन सबको कलेक्टिवली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन या उस लोकेशन पे ऐसा क्या मसला था कि जिसकी वजह से इशू आया। फिर सम टाइम आपके पास एक एनॉमलस जवाब आ जाता है, एनॉमली आ जाती है। एनॉमली जैसे मैंने एग्जांपल दी ऑडिट की एक टीचर की। एनॉमली इज एक ऐसी चीज़ जो बाकी सबसे बहुत मुनफरद हो। एनॉमली को अगर आप कैलकुलेट करना शुरू हो गए इसमें, फिर तो रुल जाएंगे। मैं जनाब 10 बच्चों से पूछता हूँ
ऊपर रूम नंबर 5 में जाके कि आपको ये बेंच पसंद आए या नहीं आए। 10 में से 6 ने कहा हमें नहीं पसंद आए, 3 ने कहा हमें पसंद आए, और एक बच्चे से जब पूछा तो वो बहुत ही आवाज़ार बैठा था, उसने खिड़की से छलांग लगा दी। अब मैंने प्रोजेक्ट करना है अपने रिजल्ट को ना टोटल कॉलेज के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। से के कॉलेज में उस वक्त 1000 लोग मौजूद हों, तो अब मेरे से को पूछेगा जी आपके कॉलेज के जो 1000 बच्चे हैं ये इन बेंचों के बारे में क्या कहते हैं, तो मैं कहूँगा जी 600 बच्चों को तो बेंच नहीं पसंद, 300 को बेंच पसंद है, और 100 बच्चे कभी भी खुदकुशी कर सकते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक एनॉमली है। आप 10 आम चख रहे थे, 4 आम चखे मीठे थे, 5 आम चलते चलते 6 आम मीठे निकले, 3 आम फीके निकले, और एक आड़ू आ गया हाथ में। कहीं से गुजरते हुए वो आड़ू गिर गया होगा। अभी आड़ू इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आप 1000 ट्रकों के बारे में ये नहीं कहेंगे कि इसमें 100 आड़ू हैं, 300 फीके आम हैं और 600 मीठे आम हैं। आप समझ रहे हैं? इस चीज़ को कहते हैं एनॉमली। ये एक वन टाइम एरर है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट नहीं करना। सिचुएशन 3 एनॉमली लेके आते हैं बीच में। एरर इन सैंपल 28,000, जिसमें एनॉमली थी, इसमें एनॉमली थी 15,000। तो मेरी एनॉमली है, मेरी मर्जी में। तो एनॉमली समटाइम एक बड़ी यूनिक सी चीज़ हो सकती है, और भाई 15,000 शायद 1 मिलियन में तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे सैंपल के हिसाब से बड़ी लग रही है। एरर निकले 28,000 के और एनॉमली है 15,000 की। अब मैं 28,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो थोड़ी गलत बात है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2 हिस्से, इस 28,000 के 2 हिस्से कर लेने चाहिए, 15 और दूसरा 13। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये बहरहाल एक इशू तो है ना, 130। क्या बात समझ आ रही है? यानी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, दरम्यान में एनॉमली आ जाए, तो आपने एनॉमली को हटा के प्रोजेक्शन करनी है और एंड पे उसको 1 टाइम ऐड कर देना है, क्योंकि बहरहाल वो एक प्रॉब्लम तो है ना। ये प्रोजेक्शन करने वाली बात समझ आई? ये सारी प्रोजेक्शन जो हम कर रहे हैं ना, ये हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कर रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? उसमें रुपए पैसे की बात ही नहीं हो रही होती। उसमें ये थोड़ी होता है 25,000 का मसला फलाना, उसमें होता है 3% वीकनेस, 6% रसीदें साइन नहीं हुई थी। तो जब मेरे सैंपल में 6% रसीदें साइन नहीं हुई, तो मैं कह दूंगा कि पॉपुलेशन में 6% रसीदें साइन नहीं हुई। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम रुपए पैसे की बात कर रहे होते हैं, रुपए पैसे की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। यहाँ जब रुपए पैसे में मसला आया तो मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा और प्रोजेक्टेड को उसके साथ मैच करके देखूंगा कोई गड़बड़ तो नहीं। ये जो इतनी सारी कैलकुलेशन बार बार कर रहे हैं, अगर हम शुरू से ही गेम समझ जाते तो कितना अच्छा होता। शुरू की क्या गेम थी? परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी कितनी थी? 2 लाख। पॉपुलेशन कितनी थी? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 20% कह सकता हूँ? मेरा सैंपल कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना होगा भला? मैं कहूँ भाई मेरी मेटेरियलिटी 20,000 है। मेरा जवाब 20 से नीचे हुआ ओके है, 20 से ऊपर हुआ मैं नहीं मानूंगा, मैं दोबारा काम करूंगा। एक तरीका है कि मैं सैंपल को अपग्रेड करके पॉपुलेशन के मुकाबले पे लाके मैच करूँ। एक ये मैं पॉपुलेशन को ही डाउनग्रेड करके पॉपुलेशन की मेटेरियलिटी 2 लाख को नीचे ले जाऊँ सैंपल लेवल पे, तो सैंपल लेवल पे कितनी मेटेरियलिटी बन जाएगी? 20,000। इस फिनोमेना को कहते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। मैं अपने सैंपल में कितनी मिसस्टेटमेंट बर्दाश्त कर सकता हूँ? 20,000 की। 20,000 से छोटी मिसस्टेटमेंट आई एम गुड टू गो, 20,000 से बड़ी मिसस्टेटमेंट आई एम नॉट गुड टू गो। इस तरह से टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन भी निकाल सकते हैं। ये मैं कभी डेविएशन बोलता हूँ, कभी मिसस्टेटमेंट बोलता हूँ। कंट्रोल में बुरी चीज़ को डेविएशन कहते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बुरी चीज़ को मिसस्टेटमेंट कहते हैं। क्या बात समझ आई? किताब की एक दफ़ा अल्फाज देख लेते हैं।
मज़ा आ गया, आज तो आपकी समातें बड़ी कमाल की थी और न्यूमेरिकल आ गया ना बीच में, मैथ अकाउंटिंग आ जाए तो आप लोग तो फिर फ़ौरन से समझना भी शुरू कर देते। मिस स्टेटमेंट या डेविएशन किसे कहते हैं? ऑडिटर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या मिस स्टेटमेंट है और क्या डेविएशन है। थोड़ा सा आगे के लेक्चर का रेफरेंस दूंगा, अभी हमने कल वो बात करनी है। इफ़ आई एम गोइंग टू सर्च कि एसी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो रसीद फटी होना मिस स्टेटमेंट नहीं है, रसीद पे अमाउंट गलत होना मिस स्टेटमेंट नहीं है, रसीद का गुम होना मिस स्टेटमेंट नहीं है, एसी का गायब होना मिस स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं? और अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एसी की रसीद पे वैल्यू ठीक आ रही है नहीं आ रही, तो एसी का तबाह होना भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आप सैंपल किसका उठा रहे हैं। सैंपल के लिए आपको सैम्पलिंग यूनिट्स पता होने चाहिए। मेरी पॉपुलेशन है एसी, मैंने एसीओं को ऑडिट करना है। अब मेरा सैम्पलिंग यूनिट होगा उस पॉपुलेशन का हर छोटे से छोटा यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं वो सारे यूनिट जो मिलकर पॉपुलेशन बना रहे हैं। इस इदारे में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर हम एक जगह ऑडिट करने गए हैं, 100 एसी लगे हुए हैं। ये 100 एसी 20 अलग अलग रसीदों किससे ख़रीदे गए हैं। किसी टाइम पे 10 एसी आए, कभी कुछ आए, कभी कुछ आए, 20 रसीदें और एसी कितने? 100। साल के एंड पे एक वैल्यू से वैल्यूशन कराई, उसने 3 रिपोर्टें दी, नए वाले एसीओं की, दरमियाने एसीओं की और पुराने एसीओं की। अजर्शन है एसी अपनी जगह मौजूद है या नहीं, तो कौन सी रसीद को देखूं? नहीं। तो मेरी पॉपुलेशन बन गए 100 फिजिकल एसी। तो अब मेरे से को पूछेगा आपकी पॉपुलेशन कितनी है, मैं कहूँगा 100 एसी। अब सैंपल कितने में से उठेगा? 100 में से। अगर मैंने देखना है कि ये एसी कंपनी के नाम पे है या नहीं, तो रसीद बताएगी। अब मेरी पॉपुलेशन 100 एसी है? नहीं, 20 रसीदें हैं। और मैं सैंपल किस में से उठाऊँगा? अगर मैंने ये चेक करना है कि एसी की ईयर एंड पे वैल्यू ठीक आ रही है नहीं आ रही है, तो 3 वैल्यूर की रिपोर्ट है। मेरी पॉपुलेशन है और जब इतनी छोटी पॉपुलेशन है तो मुझे 100% कर लेना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट क्या है, और फिर व्हाट इज मिस स्टेटमेंट एंड व्हाट इज डेविएशन। मैं चेक कर रहा हूँ 2 साइन है या नहीं है, तो वहाँ तारीख ना लिखी होना डेविएशन नहीं है, 2 साइन ना होना डेविएशन है। तो ऑडिटर को अलर्ट रहना होगा कि वो जो प्रोसीजर जिस अजर्शन के लिए लगा रहा है, अजर्शन के ऊपर कल बहुत सारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, जिस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर लगा रहा है वो वाली चीज़ अगर मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद तो मिस स्टेटमेंट या डेविएशन। डन? तो आपको पहले समझना होगा कि मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं और डेविएशन किसे कहते हैं। एक एग्जांपल सी दी हुई है, हमने 2-3 एग्जांपल देख ली। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है? मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय ऑडिटर इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिस्क कि एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट कहीं ओवरऑल को ना हिट कर दें। ये इंडिविजुअल इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, ये वाली या 25,000 की। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट लेवल सैंपल पे सेट कर दिया ताकि छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट भी मिस ना हो जाएं। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टू अ पर्टिकुलर सैम्पलिंग प्रोसीजर। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को किसी खास सैंपल पे अप्लाई करने को कहते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट। बात समझ आई? अब मैं मुश्किल सवाल की तरफ जाता हूँ। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट जितनी छोटी होगी सैंपल के साथ क्या होगा? सैंपल कम होगा। जितनी सेंसिटिविटी कम है, जितना आप हसास हैं, आप कहते हैं 5,000 की चीज़ भी गलत है, 5,000 की चीज़ भी एरर है, तो वो एरर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जितनी छोटा टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट होगा उतना सैंपल साइज़ बढ़ जाएगा। वो आखिरी फैक्टर जो हमने बीच में छोड़ दिया था कि ये इसका रिवर्स रिलेशन होता है। बात समझ आई? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? एक रेट ऑफ डेविएशन प्रिस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल से जो ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट कि हाँ यार 6-7% तक चलेगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर वो बातें जो हमने की हैं, आप ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे आप सिलेक्टेड आइटम पे। अगर आपका ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल ही नहीं है सिलेक्टेड आइटम पे, तो आप रिप्लेसमेंट आइटम लेंगे। मैं चलते चलते एक बच्चे से पूछा, हाँ भाई आपको ऑडिट की क्लास में नींद आती है? उसने कहा सर मैं तो दोस्त हूँ, मैं अपने दोस्त से किताब मांगने आया था। उसने कहा आ जाओ क्लास में, देखो कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे टीचर। अब वो बच्चा ही गलत सेलेक्ट हो गया, वो बच्चा ऑडिट की क्लास का बच्चा ही नहीं है। तो मुझे अपना वो सैंपल ड्रॉप करके रिप्लेसमेंट आइटम पे काम करना होगा। मैंने ये देखना था कि चेक पे इनकी 2 बंदे साइन करते हैं नहीं, और रूल था कि 50,000 से ऊपर के चेक पे 2 बंदे साइन करेंगे। मैंने रैंडमली एक चेक उठाया 17,000 का,
तो मैं तो इसमें वेरीफाई कर ही नहीं सकता कि 50,000 से ऊपर वाले पे 2 साइन है या नहीं, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा नया सैंपल। तो कह रहे हैं अगर आपका ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्टेड आइटम पे ना लगे तो आप रिप्लेसमेंट आइटम, अगर आप अपना प्रोसीजर सही से ना लगा सकें, आपको सही रिजल्ट ना आ रहे हो, तो कंट्रोल में आप उसे डेविएशन कह देंगे और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में या टेस्ट ऑफ टेल में मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन या मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड और देखेगा उनके टोटल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ऑडिटर ये ऑब्जर्व कर सकता है कि बहुत सारी मिसस्टेटमेंट डेविएशन में कॉमन है, जैसे लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन, टाइम पीरियड। ऑडिटर इस तरह के सारे आइटम को इकट्ठा करेगा और फिर उनको आपस में मिला के देखेगा। ये बातें हमने अभी की थी, इंग्लिश में देख लिया। Then anomaly in extremely rare circumstances auditor may consider misstatement या deviation in sample to be anomaly। आप उसे anomaly कंसिडर करते हैं, फिर आप उस anomaly को हटा देते हैं। anomaly को anomaly कहने के लिए आपको एक दफ़ा पॉपुलेशन को फिर से जायज़ा लेना होगा। ट्रक के एक दफ़ा सारे आम जो है कम से कम सामने लेके आने होंगे कि आप एटलीस्ट ये देख लें कि कोई और आड़ू तो नहीं। तो anomaly का anomaly कहने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या ये चीज़ पॉपुलेशन में दोबारा तो नहीं रिपीट हो रही। जब आपको तसल्ली हो जाए कि रिपीट नहीं हो रही तो उसको अलग कर दें, उसको वन टाइम काउंट करें, जैसे हमने फार्मूले में देखा जी। अब अगेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से ज़्यादा वो होगा, यानी कि आप मैनेजमेंट से जाके कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक आम के गुजरते हुए ट्रक में अचानक से आड़ू आ जाए। अगर वो कहीं रास्ते में कई ऐसे दरख्तों से गुजरते हैं ये ट्रक जहाँ जगह जगह आड़ू लगे हुए होते हैं तो गिर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि भी अनॉमलीज और भी होंगी। और अगर वो कहें नहीं सर ये तो जो है ना, वो इधर जब पेटियों की काउंटिंग हो रही थी तो एक मजदूर यहाँ खड़ा हुआ था, वो आड़ू खाने लगा था, हमने कहा पेटियाँ गिनो, उसने आड़ू यहाँ रखा और पेटियाँ गिनना शुरू कर दी। तो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे पता लगे कि ये एक एनॉमलस इवेंट है, ये एक वन ऑफ इवेंट है, ये इस तरह की चीज़ बार बार नहीं हो रही, फिर मैं नॉर्मली काउंट करूँगा। लेकिन अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे ये ना बताए और मुझे लग रहा हो कि ये चीज़ बार बार हो रही है तो फिर वो एनॉमली नहीं है। एनॉमली वो है जो यूनिक आइटम है, एनॉमली वो जो कि नॉर्मल से हटके है, काफ़ी हटके है, इसलिए हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन। तो आप एक हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लो कि क्या ये मिसस्टेटमेंट या डेविएशन रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन की या नहीं। ये बात समझ आई। फाइनली प्रोजेक्ट कैसे करें मिसस्टेटमेंट को। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोजेक्शन ज़रूरी नहीं है, जो उसका रेट है सैंपल का रेट ऑफ डेविएशन है वही, जो कि यहाँ रुपये पैसे नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फार्मूला बनेगा, मिसस्टेटमेंट इन सैंपल इनटू प्रोजेक्शन रेट, और प्रोजेक्शन रेट क्या है, सैंपल और पॉपुलेशन का रिश्ता। एनॉमली अगर होगी तो मिसस्टेटमेंट इन सैंपल माइनस एनॉमली को प्रोजेक्शन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जमा कर देंगे एक दफ़ा एनॉमली। हमने क्या किया, ये माइनस कर दी थी एनॉमली, 28 में से 13 आ गया था, 13 को प्रोजेक्ट किया और एक दफ़ा एनॉमली को उठा के उसमें ऐड कर दिया था। तो ये एनॉमली के बारे में जो है किताब कुछ इस तरह से कहती है। तो ये एक बड़ा ही लॉजिकल सा मज़ेदार सा एरिया है सैम्पलिंग का। कुछ जगह थोड़ी सी जैसे टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट वगैरह थोड़ी सी जो टेक्निकलिटी है लैंग्वेज में वो आ जाती है। अब पेपर में सवाल किस तरह का एक्सपेक्टेड है। देयर कैन बी अ क्वेश्चन के स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के फ़ायदे बता दें, देयर कैन बी क्वेश्चन के 4 तरह के जो मेथड हैं वो बता दें, देयर कैन बी अ क्वेश्चन के सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है उसको किस तरह से कहते हैं, एंड देयर कैन बी अ क्वेश्चन के वो आपको एक टेबल सा दें और आपको ग्रुप बना के ये कहें कि ये इस तरह से है और ये मैनेजमेंट वाले सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की सैम्पलिंग करें, आप बताएं कि क्या ये सैम्पलिंग का डिसीजन अच्छा है या नहीं। तो हो सकता है आप उन सैम्पलिंग के मेथड के अच्छाइयाँ बुराइयाँ जहन में रखते हुए उसको सजेस्ट करें ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अगर आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के पास पेपर याद है तो एक ही तरह का पैटर्न का एक टेबल सा आ जाता था और तकरीबन एक ही तरह की डिस्कशन होती थी। सैम्पलिंग का तकरीबन यही पैटर्न है, उसी तरह से एक टेबल सा आके और उसमें एक ही तरह की डिस्कशन को बार बार कर रहे होते हैं कि बताओ ये सैम्पलिंग सही थी या नहीं थी या ये सैम्पलिंग होनी चाहिए। और सम टाइम सैम्पलिंग को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के साथ जोड़ के सवाल आता है। इंटरेस्टिंग बात है, आपने वो वाले सवाल किए हुए हैं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का जो सवाल होता है वो टेक्निकली उसके पीछे सैम्पलिंग भी होता है, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं और कहते हैं बताओ कौन से ग्रुप पे नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजें और कौन से ग्रुप पे पॉजिटिव कन्फर्मेशन। तो क्या ये सारी बात हमें समझ आ रही है भाई? एक सवाल करना चाह रहे हैं जी बिल्कुल। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैंने आपको बताया कि हर 2-3 अटैम्प्ट बाद ना किताब में चीज़ें प्लस माइनस कर देते हैं। एक नया बंदा उसको रिव्यू करता होगा तो ये चीज़ कम या ज़्यादा होनी चाहिए, एक दूसरा बंदा देखता हो कहता है ये ज़्यादा ऐसे कम होना चाहिए। इसमें हम टीचर्स बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी किताबों में ट्यूटर नोट डाल के पुरानी इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखा हुआ होता है कि कभी भी आई कैप का मूड बनेगा उसको दोबारा से वो कर देगा। अब मैंने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर थ्रेड्स की एग्जाम्पल्स आई कैप ने उड़ा दी थी पिछली अटैम्प्ट में किताब से, मैंने उसको ट्यूटर नोट के तौर पे डाला, इस दफ़ा किताब में डाली हुई है। तो इसलिए ये थोड़ी सी इस तरह की मजबूरियां बन जाती हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एक्स्ट्रा
वो आज किताब में नहीं है और टीचर उसे बता रहा है, तो उसे संभाल के रख लेने में हर्ज नहीं है, आपके काम आ सकती है। एग्जामिनेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ना आपस में भी कुछ क्लैशेज़ हैं। वही बात है कि सारी बातें आवाम के सामने नहीं होती, कुछ ऐसे मसले हैं जो उधर जाके हम उन्हें कहते हैं कि यार हम किधर मत्था मारे हैं आप, मतलब कम से कम आप तो आपस में सीधे हो जाओ ना। एजुकेशन वाले किताब में एक चीज़ डाल देते हैं, एग्जामिनेशन को पता ही नहीं होता। एग्जामिनेशन वाले सवाल पूछ लेते हैं, एजुकेशन को पता ही नहीं होता कहाँ से सवाल पूछा है। और फिर किसी तीसरे बंदे से कहते हैं कि आपने सोल्यूशन बनाना है, वो कुछ गूगल पे सर्चिंग करके, कुछ जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करके कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाता है, इतना अनमोल नुस्खा बन जाता है कि वो हर किसी को लगता है कि यार क्या बात लिखी है, पता नहीं कहाँ से लिखी है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी कम और ज़्यादा नॉलेज होता है तो मैं ज़्यादा वाली चीज़ बताता हूँ, चाहे कम देखे लेकिन मैं बातें ज़्यादा पता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बातें पता होंगी तो वो आपको हेल्प होगी। स्ट्रेटिफिकेशन समझ आया? कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? एक आध दफ़ा रही है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो गई तो खाम मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा। इसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी एक तसल्ली करनी है कि क्या ये वाकई चांस कम है या आपको लग रहा है। और जब सारा आपको अंदाज़ा हो जाए कि चीज़ें गुड टू गो हैं, तो फिर आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। जी, क्या ये बात यहाँ तक सारी क्लियर है? ये एक बड़ा मज़े का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग वाला, और हमने आज सफिशिएंट टाइम इसके लिए रखा था और इस पर अच्छी डिस्कशन रही है, न्यूमेरिकल डिस्कशन भी हुई है, चीज़ों को समझा है। स्टिल फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप इसमें कोई भी सवाल हो, जो जिस तरह से हम ईमेल का तरीका भी है या इस तरह से, उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने देखना है, आज हमने कम पढ़ा है और इसके पीछे एक थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बाइस था इस वर्किंग में कि मैंने एक टॉपिक जो कि क्लास में नहीं हो सका था हमारा, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा सवालों की वजह नहीं, मैं आपकी तो इशारा नहीं कर रहा, ऐसे ही रैंडमली कुछ, ठीक है। तो वो एंड तक हमने बड़ी कोशिश की, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा मैंने ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया हुआ था। दूसरा, सैम्पलिंग ऐसा है जो लोगों को टेक्निकली थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक हमने थॉरो डिस्कशन इस अकेले स्टैंडर्ड पे 1 घंटे की है, ताकि हम इसके सारे डायनामिक्स समझें। स्टिल आप पढ़ेंगे, कल लेक्चर शुरू होने पे भी अगर आपको पढ़ते हुए भी कोई प्रॉब्लम आई, आपने पहले डिस्कस करना है। अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो मुझसे नहीं पढ़ रहे या जिन्होंने मेरे से रेगुलर सेशन नहीं लिया हुआ। कल का लेक्चर आप सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो मेरे कॉमन स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए कल का लेक्चर बहुत शदीद ज़रूरी है, क्योंकि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को कर पढ़ रहे होंगे, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर शायद आपने बहुत अजियत से पढ़े हुए हों, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ ऐसे एरिया होते हैं टीचर का फेवरेट एरिया होता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आ गया, टीचर फिर आराम से 2 महीने तक जनाब चलो भाई आज सेल के प्रोसीजर करते हैं, चलो आप परचेज़ के। तो ज़्यादातर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है ना, वो करने के बाद ऑडिट का स्टूडेंट ना एंड पे थक हार के बैठा होता है, वो कहता है भाई मेरे से ऑडिट नहीं होगा। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का खौफ थोड़ा ज़्यादा है। तो कल हम उसकी एक शॉर्टकट अप्रोच देखेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर को अपनी अकल यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, और हम पेपर में किसी भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर को 80% से 90% बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो अगेन रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि कल का लेक्चर उन्होंने मिस नहीं करना। वो बड़ी अहम डिस्कशन, हम 1 घंटे में सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बातें करेंगे, तकरीबन हर तरह का सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाना समझने की कोशिश करेंगे। डन? तो कल का लेक्चर आपने मिस नहीं करना। और अभी 10 मिनट बाद जो है वो नमाज ब्रेक के बाद जो है वो फिर सर उसामा का फिर ये इस पे जो डिस्कशन सेशन है, अभी रूम का पता नहीं क्या होगा, मेरे ख्याल में फिर यही होगा, वो रूम 5 में लें जी। ये खिचड़ी ही खिचड़ी है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मतलब कल तक फिर ये भी सीधा हो जाएगा, क्योंकि आज एक चीज़ सीधी हुई है तो हमारे आपस के भी तो बहुत सारे क्लैशेज है ना कमरों के। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।